नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का द आर के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। और पिछली वीडियो में बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपनी चैप्टर 3 का पहला और दूसरा जो हेडिंग था हमारे चैप्टर 3 के अंदर, वो हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो बेटा बात करने वाले हैं चैप्टर 3 का, वो तीसरे नंबर का हेडिंग है आपका, क्या, द इंटरवार इकोनॉमी। कौन सी हेडिंग है बेटा? द इंटरवार इकोनॉमी। इसके बारे में जो है हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग अपने इसमें हेडिंग बना लीजिए, नंबर 3 डालिए। क्या नाम डालेंगे बेटा यहाँ पे? द इंटरवार इकोनॉमी। ठीक है, द इंटरवार इकोनॉमी, ये तीसरे नंबर की जो बेटा हेडिंग है, इसके बारे में क्या होगा बेटा, हम यहाँ पे बात करेंगे। अब क्या होगा सर, इसमें क्या बात करनी है? तो इसमें बेटा हम कुछ बात नहीं करेंगे, केवल ये बात करेंगे कि जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी, यानी कि क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अर्थव्यवस्था। क्या बोलोगे? इसको आप लिख सकते हो क्या यहाँ पे, उस समय की अर्थव्यवस्था थी पूरे के पूरे विश्व की। कब? वर्ल्ड वॉर के टाइम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम। ठीक, कब बेटा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय पे अर्थव्यवस्था क्या थी और कैसे थी, किस तरीके से ये चल रही थी, और प्रथम विश्व युद्ध ने हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या क्या प्रभाव डाले। इन दो पॉइंटों के बारे में हम गहनता से, काफी ज्यादा गहराई से जाके क्या करेंगे, हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बेटा, सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था भाई साहब, कब से कब तक लड़ा गया। जिनको नहीं पता वो लोग क्या कर ले बेटा, नोट कर लें। 1914 से लेकर 1918 तक तो बेटा आपका क्या लड़ा गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेटा कहाँ लड़ा गया? आपका दो ग्रुपों के बीच में लड़ा गया। दो यहाँ पे क्या थे बेटा, दल थे या दो समूह थे जिनके बीच में लड़ा गया। पहले दल का नाम क्या है बेटा? अलाइड पावर। क्या नाम है बेटा पहले दल का? अलाइड पावर नाम है। पहले का नाम क्या है बेटा? अलाइड पावर। और दूसरे का नाम क्या है? सेंट्रल पावर। क्या नाम है दूसरे का? सेंट्रल पावर। दूसरे का नाम क्या है बेटा? सेंट्रल पावर। तो अलाइड पावर में यहाँ पे कौन कौन सी भाई साहब कंट्रीज थी? यहाँ पे जल्दी से कमेंट करिए, वीडियो में जल्दी से बताइए बेटा कौन कौन सी कंट्रियां थी बेटा। पहली कंट्री थी बेटा ब्रिटेन। कौन सी थी बेटा पहली कंट्री? ब्रिटेन। दूसरी कंट्री कौन सी थी बेटा? फ्रांस। तीसरी कंट्री कौन सी थी? जल्दी बेटा कमेंट करो, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी बोलो। काफी फेमस है भैया, कौन सी कंट्री थी ये? रशिया। ठीक है, और ये चौथे नंबर की कंट्री कौन सी थी? यूएसए। ठीक है, यहाँ रशिया काफी फेमस है यहाँ पे भैया, इंडियन के यंगस्टर्स के बीच में। ठीक, अब यहाँ सेंट्रल पावर की अपन बात करें तो सेंट्रल पावर में बता दीजिए जल्दी जल्दी बेटा कौन कौन सी कंट्री है यहाँ पे सेंट्रल पावर में थी। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले जो नाम आता है ऑटोमन एम्पायर का। किसका नाम आता है बेटा? ऑटोमन एम्पायर का नाम आ जाएगा। ठीक है, किसका नाम आएगा यहाँ पे? ऑटोमन एम्पायर का। दूसरा जो नाम आएगा वो किसका आएगा बेटा? जर्मनी का। किसका नाम आएगा यहाँ पे? जर्मनी का। और यहाँ पे किसका आता है बेटा तीसरा नाम? ऑस्ट्रो हंगरी का। क्या आता है बेटा? ऑस्ट्रो हंगरी, HUNGRY। ये जो है देश के नाम है, इनको आप अंग्रेजी में लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हिंदी में वाले जितने भी हिंदी मीडियम वाले छात्र छात्राएं हैं वो क्या कर सकते हैं, हिंदी में भी नाम लिख सकते हैं भाई, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, या रसिया को रूस भी लिख सकते हो आप हिंदी में। ठीक, और यूएसए और ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर। ये जो बेटा दो गुट थे, ये दो गुटों में ये देश जो है अलग अलग देश थे, ये अलग अलग देश जो है बटे हुए थे दोनों गुटों में। और इनके बीच में क्या हुआ, इनके बीच में? इनके बीच में लड़ा गया भाई क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी प्रथम विश्व युद्ध था जो इनके बीच में लड़ा गया, इन दो गुटों के बीच में। ठीक, अलाइड पावर और सेंट्रल पावर। अलाइड पावर में आपके सामने ये देश लिखे हुए हैं, सेंट्रल पावर के सामने भी आपके सामने जो है ये देश लिखे हुए हैं। ठीक है, अब काफ़ी सारे मेरे बच्चे जो मेरे प्यारे छात्र छात्रा होते हैं, उनको एक मुझसे शिकायत रहती है कि सर आपकी वीडियो जो है डेली टू डेली अब नहीं आ पाती है, कुछ अव्यवस्थाएं चल रही हैं। मैं इस चीज़ को बेटा मानूंगा कि मेरी जो वीडियो हैं अभी कुछ समय से जो है डेली एकदम रूटीन से नहीं आ पा रही हैं। क्यों नहीं आ पा रही हैं? क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने बेटा लाइफ में क्या चल रहा हूँ, अभी बिजी चल रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरे रोज़मर्रा के जीवन में। तो उस वजह से मैं डेली टू डेली बेटा वीडियोस को रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूं। लेकिन मुझे जब जब समय मिलता है और जैसे ही मुझे समय मिलता है तो मैं तुरंत क्या करता हूं, इन वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूं और आप लोगों के लिए बेटा वीडियो लेकर आता हूं। और मेरी पूरी कोशिश है कि 10th क्लास का आपका सिलेबस है यही नवंबर दिसंबर में क्या करा दिया जाए, इसको बेटा कंप्लीट पूरा आपके लिए करा दिया जाए और जनवरी में आपका खूब दम से क्या कराया जाए, रिवीजन और प्रैक्टिस सेट आपके लिए चलाए जाएं। ये मेरी पूरी क्या है बेटा कोशिश है अपनी तरफ से। बाकी आप लोगों का जितना सपोर्ट मिल
मिलता जाएगा इस वीडियोस को मेरे इस चैनल को जितना सपोर्ट मिलेगा, मेरी एनर्जी बेटा क्या होगी, उतनी ज़्यादा बूस्ट होती जाएगी। मैंने जब पहले वीडियो जो डाली थी, पहले दिन जो मैंने इसको स्टार्ट किया था सोशल वाले सिलेबस को, तो उस पर लगभग 500, सवा 500 या 550 के आसपास कुछ व्यूज़ गए हैं। लेकिन अब जो मैं वीडियो डालता हूँ उनमें बस 20, 25, 30 व्यू जाके रह जाते हैं। तो ये आप लोगों का भी एनर्जी जो लेवल है ना, वो क्या हो रहा है बेटा, डाउन हो रहा है। तो उस एनर्जी लेवल को थोड़ा सा उठाइए, मेरे साथ क्या कीजिए बेटा, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दीजिए, तो जिससे मेरी भी एनर्जी बनी रहे और मैं डेली टू डेली, आप मजबूर कर दो मुझको बेटा इस प्लेटफॉर्म पे डेली टू डेली क्या करने के लिए, वीडियो डालने के लिए। तो ये सब कौन करेंगे, आप ही लोग करेंगे। बस कैसे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करवाइए, इस पर व्यूज़ ज़्यादा बढ़वाइए, लाइक कमेंट ज़्यादा करवाइए, ठीक है। तो जिन मेरे प्यारे बच्चों ने अभी तक ये नहीं लिखा, वो जल्दी से इसको लिख लें। तो और इसके बारे में भैया मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी, जो यहाँ पे पूरा इसको लिख लो, वर्ल्ड वॉर को WORLD वर्ल्ड वॉर। इसको हिंदी में क्या बोले हो बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हिंदी में क्या बोला जाएगा, इसको प्रथम विश्व युद्ध। क्या बोला जाएगा इसको हिंदी में, प्रथम विश्व युद्ध। क्या बोला जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध। ये दो गुटों के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में ये लड़ा गया आपका बेटा, प्रथम विश्व युद्ध आपका लड़ा गया, ठीक है। किसके बीच में लड़ा गया, ये दो गुटों के बीच में लड़ा गया। कैमरा बेटा थोड़ा सा हल गया था, इस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ गया था भाई, एकदम से तार जो है तन गया था आपके बेटा माइक का, इसलिए कैमरा हल गया था। कोई बात नहीं है, मैंने वापस से इसको अच्छा कर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, इसको क्या बोल रहे थे अपन, प्रथम विश्व युद्ध बोल रहे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेटा इसको बोल रहे थे अपन। और ये 1914 से 18 के बीच में लड़ा गया, दो गुटों के बीच में। पहला आपका अलाइड पावर, दूसरा आपका क्या, सेंट्रल पावर। अलाइड पावर में कौन कौन थे बेटा आपके, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और USA। सेंट्रल पावर में कौन था बेटा, ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, ये थे, ठीक है। अब बेटा आपको बता देता हूँ, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट OT बनती है, इंपॉर्टेंट बेटा एक चीज बनती है भैया। इसको क्या बोला गया बेटा, फर्स्ट इंडस्ट्रियल वॉर बोला गया। क्या बोला गया इसको, इंडस्ट्रियल वॉर, ठीक है। अगर किसी युद्ध को ये इंडस्ट्रियल वॉर बोला गया तो कौन सा था आपका, कौन सा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। हिंदी वालों के लिए लिख लीजिए, औद्योगिक युद्ध बोला गया। क्या बोला गया बेटा, औद्योगिक युद्ध। औद्योगिक युद्ध बोला गया इसको, ठीक है। क्या बोला गया इसको, औद्योगिक युद्ध, या प्रथम औद्योगिक युद्ध के नाम से किसे जाना जाता है बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ही जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसका भी कारण है। इसको सबसे ज्यादा क्यों जाना जाता है, क्योंकि पहली बार पूरे वर्ल्ड में ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसमें बेटा काय का प्रयोग किया गया, केमिकल वेपन्स का यूज किया गया, एयरक्राफ्ट का यूज किया गया। किसका यूज किया गया बेटा, एयरक्राफ्ट्स का यूज किया गया, मशीन गनों का यूज किया गया। किसका यूज किया गया यहाँ पे, मशीन गनों का यूज किया गया, ETC। ऐसे सारे भयानक भयानक हथियारों का क्या किया गया बेटा, यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे चलो एक नाम और लिख लो, टैंकों का भी क्या किया गया यहाँ पे, टैंक्स का भी क्या किया गया यहाँ पे, यूज किया गया, ठीक। क्या बोला मैंने, केमिकल वेपन्स का, एयरक्राफ्टों का, टैंकों का, मशीन गनों का, इन सब हथियारों का, बड़े बड़े भयानक हथियारों का भी इसमें प्रयोग किया गया। इस कारण से क्या कहा जाता है बेटा, इसको इंडस्ट्रियल वॉर या औद्योगिक युद्ध इसको कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, ठीक। केमिकल वेपन्स आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं क्या, रासायनिक हथियारों का। क्या लिख सकते हैं, रासायनिक, किनका, रासायनिक हथियारों का, ठीक। एयरक्राफ्ट को क्या लिख दोगे भाई साहब, हवाई जहाज़ों का, हवाई जहाज़ों का। टैंकों का, टैंकों को टैंक भी लिख दो, या पोत लिख सकते हो, पोत, ठीक। या किसका भाई साहब, और यहाँ पे लिख दो हिंदी में क्या, मशीन गनों का। किसको लिख दोगे, मशीन गनों का क्या किया गया यहाँ पे प्रयोग जो है किया गया। किस युद्ध में किया गया बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहली बार। इस कारण से क्या हुआ, इसको क्या बोला गया बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को क्या बोला गया, इंडस्ट्रियल वॉर बोला गया। यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है, OT भी बन जाती है, दोनों बन जाती हैं। तो ये जो है वो तुम्हारा क्या है बेटा, IMP है। क्या है ये वाला टॉपिक जो है MP बोर्ड की दृष्टि से बेटा क्या है, IMP टॉपिक है। तो इसको एक बार नोट कर लेना अच्छे से, ठीक। इतनी सी कहानी मेरे प्यारे साथियों आप सभी को समझ में आई होगी कि दुनिया जो थी वो क्या हो गई, दो गुटों में बट गई। और दो गुटों में से एक गुट का नाम क्या था, अलाइड पावर, एक गुट का क्या नाम था बेटा, सेंट्रल पावर, ठीक है। और एक में आपका कौन कौन से देश थे, अलाइड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, USA। और इधर सेंट्रल पावर में ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरी। ये गुट जो, ये देश जो है आमने सामने आके क्या लड़ रहे थे, अपनी लड़ाई लड़
रहे थे। इतनी सी कहानी मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को समझ में आई होगी। और ये लड़ाई कब हुई थी? 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुई थी। इसको क्या बोला गया बेटा? औद्योगिक युद्ध या इंडस्ट्रियल वॉर बोला गया। और इसमें क्यों बोला गया, कारण क्या है भाई इसको बोलने का? तो इसमें पहली बार रासायनिक हथियारों का, हवाई जहाजों का, टैंकों का, पोतों का, मशीन गनों का, इन सब का क्या किया गया? यूज किया गया। और बहुत ही बृहद पैमाने पर, बड़े लेवल पे बेटा इसका यूज किया गया। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसको इंडस्ट्रियल वॉर के नाम से भी जाना जाता है हिस्ट्री के अंदर। ठीक, इतनी सी कहानी। अब ये बताओ, कोई बेटा लड़ाई जब होती है तो लड़ाई का कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। आप सभी लोगों को इतना तो पता ही होगा। तो भाई इसके कुछ ना कुछ तो प्रभाव पूरी दुनिया के ऊपर पड़े ही होंगे। तो अपन जो चर्चा करेंगे वो क्या करेंगे बेटा? इम्पैक्ट की चर्चा करेंगे। इम्पैक्ट्स जितने भी हैं इसके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, उन सभी इम्पैक्ट्स की चर्चा करेंगे। तो भैया क्या इसकी चर्चा होगी? तो सबसे पहला तो ये है कि भैया लड़ाई होगी तो अफरा तफरी मच जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ पूरे के वर्ल्ड के अंदर? लार्ज डिस्ट्रक्शन हो गया। क्या हो गया बेटा? लार्ज डिस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो गया मतलब बहुत बड़े पैमाने पे क्या मच गई बेटा? अफरा तफरी चारों तरफ मच चुकी थी। बहुत लोग क्या हुए थे? मतलब नुकसान ज़्यादा झेल चुके थे। अब नुकसान कैसे बता सकता हूँ मैं आपको? ऐसे कि 9 मिलियन जो लोग थे ना, 9 मिलियन लोग क्या हो गए थे बेटा? डाइड। क्या हो गए थे बेटा? डाइड। और यहाँ पे बेटा 20 मिलियन जो लोग थे ना, वो क्या हो गए थे बेटा? क्या हो गए थे? इंजर्ड। ठीक है, यानी कि यार घायल हो गए थे। ठीक है, 20 मिलियन लोग, 20 मिलियन मतलब 1 मिलियन में बेटा आपका 10 लाख होता है। तो आप वहाँ से आप आंकड़ा लगा सकते हो कि कितने लोग यहाँ पे इंजर्ड हुए होंगे। लगभग 2 करोड़ लोग क्या हुए? घायल हुए। और लगभग आपके बेटा क्या कितने? 90 लाख लोग जो है इस युद्ध में मारे गए। इतना बड़ा डाटा है, आप लोग समझ सकते हो कितना भयानक युद्ध उस समय का रहा होगा। ठीक है, और इसके बेटा क्या क्या प्रभाव पड़े इसके बताइए। कि इसके ये प्रभाव पड़े, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि जितने भी वैसा फैक्ट्री वर्कर थे ना, जितने भी जिन देशों के अंदर जितने भी फैक्ट्री वर्कर थे ना, उनको भाई साहब फैक्ट्रियों से काम छोड़ के कहाँ पे जाना पड़ा भाई साहब? बॉर्डर पर जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा उनको? बॉर्डर पे जाना पड़ा। फैक्ट्रियों से काम छोड़ के कहाँ पहुंचे? ये बॉर्डर में। अब लोग जब पुरुष जब भाई साहब बॉर्डर पे जब लड़ाई लड़ने के लिए जब जा रहे हैं काम छोड़ के, तो फैक्ट्रियों पे या वहाँ की अर्थव्यवस्था पे तो इम्पैक्ट आना ही आना है। ठीक है, उस जगह की पे तो इनकी अर्थव्यवस्था को संभालने कौन निकल के आई भाई साहब? वुमेन। कौन निकल के आई? महिलाएं निकल के आई। ठीक है, कौन निकल के आई बेटा यूरोप के अंदर? महिलाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रियों से और ये सब जितने लोग थे वो सब लड़ाई लड़ने के लिए काम भेजे जा रहे थे गवर्नमेंट के द्वारा उस समय, इन देशों के द्वारा। अपनी चाहे ये देश हो चाहे ये वाले देश हो, ये सब क्या कर रहे थे? यहाँ पे इनको लड़ाई जीतने का क्या चढ़ा चुका था दोनों तरफ की वो भूत। तो इन लोगों ने क्या किया? जितने भी ये ब्रिटेन वाली जो तुम्हारे यूरोप वाली जो कंट्रियां थी, इन लोगों ने क्या किया? या यूरोप के समर्थक जो कंट्रियां थी यहाँ पे, इन लोगों ने क्या किया? इनने भाई साहब बॉर्डर पे अपने जितने भी वर्कर वगैरह जितने भी लोग थे, इन्होंने भर्ती सेना में भर्ती करना चालू की। और क्या बोला इनसे? क्या कहाँ जाओ आप? बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने के लिए जाओ। अब जब बॉर्डर पे ये लोग लड़ाई लड़ने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे कुछ कमी तो पड़े ही नहीं पड़नी है फिर तो लोगों की मैन पावर की कमी पड़नी है। तो फिर यहाँ पे काम करने के लिए कौन आगे आएगा? अब यहाँ पे महिलाएं आगे आएंगी। कौन आगे आएगा बेटा? यहाँ पे महिलाएं आगे आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या हुआ? फिर यूरोप के अंदर जो है महिलाएं निकल कर आगे आई। तो इतनी सी कहानी मेरे प्यारे सभी साथियों को समझ में आई होगी, मैं काफ़ी आशा करता हूँ। और क्या हुआ बेटा? अब यहाँ महिलाएं भी चलो निकल के आ गई। अब यहाँ पे आपको पता हो, यहाँ पे देखो ये कंट्री, देखो ये ब्रिटेन नाम की कंट्री है ना, ये बेटा बहुत ही ज़्यादा भावनाओं में बह गई थी और बहुत तरीके के साथ क्या हुई थी? एकदम एम्पायर में एकदम मुख्य रूप से ये आगे बढ़ के चल रही थी कहाँ में? पूरे वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी इसी को झेलना पड़ेगा। तो क्या हुआ बेटा? इस ब्रिटेन की जो इकोनॉमी थी ना भाई साहब, कैसी थी इस ब्रिटेन की इकोनॉमी भाई साहब? वर्ल्ड वॉर से पहले ना बहुत अच्छी थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद कैसी होगी इसकी इकोनॉमी? या युद्ध चलते चलते इसकी इकोनॉमी को क्या होने लगा? काफ़ी ज़्यादा क्षति, काफ़ी ज़्यादा नुकसान इसकी इकोनॉमी को पहुंचने लगा। तो फिर क्या हुआ? इकोनॉमी को जब नुकसान पहुंचा तो क्या हुआ भाई साहब? बताओ जल्दी से। पहले इसकी इकोनॉमी कैसी थी? बहुत ज़्यादा अच्छी थी और पैसा था कुल मिला के। पहला कैसा था इसका? खूब ज़्यादा पैसा था। और लड़ाई होगी तो लड़ाई में तो लोगों का पैसा क्या होता है? खर्च होता है। तो इनका पैसा खूब दम से क्या होने लगा? खर्च होने लगा। तो इनको भाई साहब जरूरत पड़ गई इस ब्रिटेन को काय की? कर्ज लेने की। और फिर ये कर्ज किससे लेता है बताओ? इसने लिए कर्ज किससे? अमेरिका से। तो अब यहाँ पे एक स्थिति और थी, अभी तक इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बेटा पहले
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने से पहले की स्थिति ये थी, अमेरिका इन कंट्रियों से क्या लेता था, कर्जा लेता था। लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई, चाहे फ्रांस हो चाहे आपका ब्रिटेन हो, तो ये सबसे ज्यादा ब्रिटेन की बात करेंगे अपन यहाँ पे, तो ब्रिटेन भी क्या करने लगा, अमेरिका से कर्जा लेने लगा। मतलब अब स्थिति जस्ट उल्टी हो गई। अभी तक जो अमेरिका भाई साहब क्या था, क्रेडिटर था, वो अब क्या, सॉरी वो क्या था तुम्हारा, डेबिटर था, वो अब क्या बन गया, आपका क्रेडिटर बन गया। ठीक है, क्रेडिटर माने, सॉरी क्रेडिटर माने डेबिटर, क्रेडिटर तुम्हारा मतलब डेबिटर बन गया ये। ठीक है, कर्ज देने वाला बन गया। डेबिटर माने क्या होता है बेटा, कर्ज देने वाला। क्रेडिटर माने क्या होता है, कर्ज लेने वाला। ठीक है, तो ये कर्ज लेने वाले की जगह क्या बन गया, अब ये कर्ज देने वाला बन गया। कौन बन गया आपका बेटा, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने क्या कर दिया, किसको कर्जा देना चालू कर दिया, ब्रिटेन को। क्यों देना चालू कर दिया, क्योंकि इस वर्ल्ड वार के चलते इस ब्रिटेन की क्या हो गई थी भाई साहब, इस ब्रिटेन की बताइए क्या हो गई थी, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या हो गई थी, बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। बेटा यहां तक की कहानी मेरे प्यारे साथियों आप सभी को समझ में आई होगी। और अपन जो बेटा जो बात करेंगे काय के बारे में बात करेंगे बेटा, 3 पॉइंट। ये तो पूरा तुम्हारा 3 पॉइंट में, जो 3 पॉइंट में कौन सा था, ये 3.1 वाला ये पॉइंट मैंने क्या कर दिया आपका बेटा, पूरा कर दिया। और अब मैं जो बात करूंगा बेटा, काय की बात करूंगा, 3.2 की बात करूंगा, जिसका नाम क्या है बेटा आपका, पोस्ट वार रिकवरी। क्या नाम है बेटा, पोस्ट वार रिकवरी। तो हेडिंग बना लो सभी लोग, जिनको भी बेटा, जो भी मेरे प्यारे साथी क्या बना रहे हैं, नोट्स अपना बना रहे हैं, वो क्या करेंगे, हेडिंग बना लेंगे। और हेडिंग क्या बनाएंगे, हेडिंग का नाम रहेगा बेटा क्या, पोस्ट वार रिकवरी। ठीक है, 3.2 डालिए, 3.2 डालिए, और हेडिंग का क्या नाम है बेटा, पोस्ट वार रिकवरी। अब पोस्ट वार रिकवरी मतलब तुम्हारा क्या, यानी कि भाई साहब COVER रिकवरी। ठीक है, पोस्ट वार रिकवरी। ठीक है, अपन भैया पोस्ट वार रिकवरी देखेंगे। तो जैसा कि बेटा मैंने आप सभी को बताया था क्या ब्रिटेन जो था ना, तो ब्रिटेन की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो कैसी थी भाई साहब, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। कैसी थी भाई साहब, अच्छी थी। लेकिन अच्छी थी कब, फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले। अच्छी कब थी, पहले। कब से पहले, युद्ध से पहले। युद्ध कौन सा, पहला, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, कौन से युद्ध से, प्रथम विश्व युद्ध। यानी इस युद्ध से पहले क्या था, इसकी इकोनॉमिकल कंडीशन भाई साहब कैसी थी, इसकी क्या कहते हैं, ब्रिटेन की बहुत ज्यादा अच्छी थी। लेकिन जब युद्ध हुआ, इसने अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाया, और इसकी आर्थिक व्यवस्था जो थी, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो क्या हो गई बेटा, डाउन हो गई, कम हो गई। ठीक है, इतनी सी कहानी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद क्या हुआ, इसी के चलते बेटा क्या था, क्या आप लोगों को पता है बेटा, इंडिया में इसकी कॉलोनी स्थापित थी, किसकी स्थापित थी कॉलोनी, ब्रिटेन की। तो इंडिया में और ब्रिटेन में क्या होने लगा बेटा, इंडस्ट्रियल बूम देखने के लिए मिला इसी समय पर। ठीक है, इंडस्ट्रियल बूम देखने के लिए मिला। मतलब कि इन लोगों ने, इंडियंस ने और जापानियों ने क्या कर दिया, अपनी मार्केट का, यानी ब्रिटेन उलझा हुआ था कहाँ में, प्रथम विश्व युद्ध में, तो इनके उलझने का बेटा फायदा इनने जो उठाया, अपनी मार्केट में क्या कर ली, यहाँ पे जो भारत के अंदर और जो जापान के अंदर इनकी मार्केट थी, उसको क्या कर लिया इनने, अच्छा बना लिया। ठीक है, कोई ब्रिटेन कहाँ उलझा हुआ था बेटा, प्रथम विश्व युद्ध में उलझा हुआ था, पूरी तरीके से पूरा फोकस वहां पे था। तो मार्केट यहाँ इंडिया की, जापान की मार्केट पे उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। और जब उसका ध्यान नहीं था, तो इसका लाभ किसने उठाया बेटा, भारत के ही लोगों ने और जापान के लोगों ने। तो इनने क्या कर लिया बेटा, अपने आप को क्या कर लिया बेटा, यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल बूम, यानी इंडस्ट्री यहाँ पे क्या होने लगी, डेवलप होने लगी। ठीक है, इंडस्ट्री क्या होने लगी, यहाँ पे डेवलप होने लगी, यानी कि इंडस्ट्री भाई साहब धीमे धीमे बढ़ने लगी। ठीक है, इतनी सी कहानी मेरे प्यारे साथियों आप सभी को समझ में आई होगी। ठीक है, अब जब इंडस्ट्री बढ़ने लगी, और फिर इसके बाद इस पूरी घटनाक्रम पे इसका भाई साहब ध्यान कब गया, आफ्टर वार। आफ्टर वार मतलब तुम्हारा कहा, यानी जब ये लड़ाई वड़ाई लड़के जब निपट गया, उसके बाद इसका ध्यान गया काय पे, अरे बब्बा ये तो इंडिया वालों ने खेम कर दिया। इंडिया वालों ने क्या कर दी, इंडस्ट्री लगा ली। इंडिया वालों ने क्या किया भाई साहब, खुद का एक इकोनॉमी सेक्टर इनने क्या डेवलप करना शुरू कर दिया। ऐसा ही सेम किसने करना चालू कर दिया, जापान वालों ने भी कर दिया। लेकिन भाई साहब जो ब्रिटेन था ना, ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने कभी भी इंटरनेशनल मार्केट में, यानी कि जो तुम्हारा अंतरराष्ट्रीय बाजार था, इंटरनेशनल मार्केट था तुम्हारा, उसने कभी भी जापान को कंपटीशन नहीं दे पाया। ठीक है, जापान को जो कंपटीशन था वो उसने कभी भी नहीं दे पाया। किसने नहीं दे पाया, ब्रिटेन ने। कब बेटा, वार के
बाद। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि जापान जो था ना वो भाई साहब अपनी क्या कर चुका था, बहुत अच्छी स्थिति उस समय तक बना चुका था। कहाँ? इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ठीक है। और ब्रिटेन था भाई साहब, उसने कभी भी अपनी सेम पोजीशन गेन नहीं कर पाई। अब क्या सर, कैसी सेम पोजीशन? जो इसकी पहले थी भाई साहब। कब पहले थी? इससे युद्ध से पहले, मतलब युद्ध से पहले जो पावर में ब्रिटेन था इकोनॉमी के मामले में, वो कभी भी अपनी पोजीशन को वापस से नहीं हासिल कर सका, क्योंकि ये कंपटीशन ही नहीं कर पाया किसका? जापान का, ठीक है। जापान ने कब्जा कर लिया था काय पे? इंटरनेशनल मार्केट पे। इतनी कहानी मेरे प्यारे साथियों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब एक चीज मैं आप लोगों से और बताना चाहूंगा बेटा, आप लोगों से और कहना चाहूंगा क्या इस समय पे ना पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर एक चीज और देखने के लिए मिली थी। किस समय पे बेटा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था ना आपका बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, FWW से समझ जाना भाई साहब, क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। इस समय पे पूरे के पूरे दुनिया के अंदर इकोनॉमिकल बूम देखने के लिए मिला था। क्या देखने के लिए मिला था बेटा? इकोनॉमिकल बूम। मतलब कि क्या? अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी बेटा? क्या बूम को आप बोल सकते हो तो किसी का फूटना, ठीक है, या अर्थव्यवस्था का बढ़ जाना एकदम तेजी से, ठीक है, बढ़ जाना, ठीक है, एकदम बहुत तेजी से क्या हो जाना? अर्थव्यवस्था का बढ़ जाना। इसी को कहा जाता है बेटा क्या? इकोनॉमिकल बूम। मतलब कि सब जगह पे क्या होने लगा था? काफी ज्यादा क्या होने लगी थी बेटा? प्रोडक्शन, हर चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ गई थी। जितनी भी जो बंद चीजें पड़ी थी वो भी क्या हो पड़ी थी? इस समय पे चल पड़ी थी। अब इसका चलने का एक कारण क्या था? क्योंकि लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, तो लड़ाइयों और लोगों की भर्ती हो रही थी, तो उन लोगों को इसे पहनने के लिए क्या चाहिए थी? यहाँ पे यूनिफॉर्म। क्या चाहिए थी? यहाँ पे यूनिफॉर्म चाहिए थी। और क्या चाहिए था? अब जब कटेंगे पिटेंगे तो क्या चाहिएगा बेटा? हेल्थ सेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक। और भाई साहब क्या इनमें लड़ाइयाँ चल रही हैं तो क्या हो रहा है भाई साहब? मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है दम से, और आर्म्स का, एम्यूनिशंस का प्रयोग किया जा रहा है, तुम्हारे हथियार वगैरह हैं इन सब का। तो अब इन सब को बनाने के लिए इंडस्ट्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इंडस्ट्रियों के अंदर क्या हुआ? औद्योगिक उत्पादन ज्यादा हो गया। तो एक कारण ये भी है जिस कारण से क्या कहा जाता है? इसको इंडस्ट्रियल वार बोला जाता है, औद्योगिक लड़ाई बोला जाता है, या औद्योगिक युद्ध बोला जाता है। किसको बेटा? फर्स्ट वर्ल्ड वार को। तो इसका एक कारण ये भी है कि इस समय क्या हुआ था? उद्योगों के उत्पादन क्या हुए थे? बहुत ज्यादा चरम सीमा पे बढ़ने लगे थे उद्योगों बेटा। काफी जो बंद उद्योग थे ना उनको भी बहुत ज्यादा फायदा हो गया था। किसको? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सभी की सभी उद्योगों को। लेकिन वार के बाद, आफ्टर वार, वही कंडीशन वापस से हुई। भाई जो चीजें ऊपर बढ़ के गई थी लड़ाई के बाद, वो चीजें कहां आ गई? एकदम डाउन। क्योंकि अब इन सब चीजों की नीड क्या हो चुकी थी? कम हो चुकी थी एकदम। अब खत्म तो नहीं बोल सकते, हेल्थ वेल्थ तो हमेशा लोगों को चाहिए, लेकिन ना के बराबर रह गई थी। लड़ाई के दौरान आप समझ सकते हो कि जब ज्यादा लोग कटेंगे पिटेंगे मरेंगे तो हेल्थ की चीजें ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो लड़ाई के दौरान जो चीजें ऊपर गई थी वो चीजें बाद में लड़ाई के बाद कहाँ गई थी बेटा? नीचे आ गई थी। ऐसी स्थिति बन गई थी कहाँ? पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और सारा का सारा वर्ल्ड, ऐसा मत सोचना कि कुछ देश के नाम आए तो कुछ ही देश कनेक्ट नहीं, पूरा वर्ल्ड कनेक्ट था इसी लड़ाई में, ध्यान रखना। कोई किसी तरीके से तो कोई किसी तरीके से। ये चीजें देखी। अब अपन देखेंगे काय के बारे में? इसके एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। उस समय लोगों की खाने पाने की क्या स्थिति चल रही थी, या वो एग्रीकल्चरल जो इकोनॉमी थी उसकी क्या व्यवस्था थी, इसके बारे में बात करेंगे। तब तक बेटा जिनने ये नहीं उतारा है वो जल्दी से उतार लो, फिर अपन चालू करते हैं बेटा एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में। तो मेरे बेटा प्यारे साथियों, आप लोगों ने बेटा इतनी व्यवस्था देखी, क्या बताया मैंने आपको? यहाँ पे क्या इकोनॉमिकल बूम हो गया था, इन सब चीजों की क्या यहाँ पे क्या उत्पादन या जो प्रोडक्शन था वो एकदम क्या हो गया बेटा? हाई हो गया था। और प्रोडक्शन हाई होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। लेकिन बार के बाद क्या होगा? यहाँ पे प्रोडक्शन भी डाउन गया और एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो गया? डाउन चला गया, क्योंकि सामान की जो डिमांड थी वो क्या हो गई थी? यहाँ पे कम हो गई थी। अब बात का ही करेंगे, बात करेंगे बेटा अपन का की बेटा एग्रीकल्चर पर उसकी, ठीक है, एग्रीकल्चर की, ठीक है। एग्रीकल्चर की जब बेटा बात करेंगे ना अपन, जब यहाँ पे बेटा कृषि वाले क्षेत्र की जब बात करेंगे तो बेटा यूरोप जो था ना, यूरोप क्या था? यूरोप आपका क्या था बेटा? यूरोप भाई साहब क्या था? ये वीट को प्रोड्यूस करता था बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है। ये क्या करता था? प्रोड्यूस, ठीक है, या वीट को ये उगाता था, ठीक। लेकिन भाई साहब लड़ाई चलने के दौरान या फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के दौरान इससे भी ध्यान हट जाता है। और भाई साहब इसका लाभ कौन उठा के ले जाके जाते हैं? यूएसए। और कौन लेके जाता है बेटा यहाँ पे? कनाडा। और कौन लेके जाता है यहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये 3 कंट्रियां बेटा क्या करती हैं? यहाँ पे वीट को प्रोड्यूस करना कर देती हैं चालू वार के दौरान या फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, और ये पूरा इसका लाभ उठा लेती हैं।
ठीक है, किसका बेटा, इसका व्हीट प्रोडक्शन का, और खूब जम के क्या करती हैं बेटा, प्रॉफिट कमाती हैं। लेकिन जैसे ही बार खत्म होता है तो यूरोप वापस से कहाँ जाता है बेटा, व्हीट को उगाने में। तो अब जो यूरोप भी उगा रहा है, ये कंट्रियां भी उगा रही हैं, तो अब इनसे क्या हो गया भाई साहब, जो व्हीट था या जो भाई साहब गेहूं था तुम्हारा, वो क्या हो गया था, ज्यादा हो गया था। ठीक है, तो इन सब के चलते जब किसी चीज की बेटा सप्लाई उसकी डिमांड से जब अधिक हो जाएगी, या जितनी उसकी मांग है उसकी मांग से भाई साहब उसकी सप्लाई अगर ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, उसके दाम कैसे हो जाएंगे बेटा, कम होने ही होने हैं। तो मतलब लोग जितना मांग ही रहे थे ना, उससे ज़्यादा अभी क्या हो गई थी, पैदावार किसकी हो गई थी, व्हीट की हो गई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, व्हीट जो था, गेहूँ जो था, व्हीट माने क्या होता है यहाँ पे, गेहूँ, तो गेहूँ की भाई साहब पैदावार क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी, अधिकता हो गई थी। यहाँ पे जो गेहूँ की भाई साहब क्या हो गई, जो पैसे थे या जो प्राइस थी वो एकदम लो हो गई, एकदम डाउन कर गई, और इतना ज़्यादा उत्पादन होने लगा कि अनाज जो है सड़ सड़ के फेंकने लगा इसी दौरान। मतलब कब, वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद। ठीक है, तब फिर क्या आया बेटा, इकोनॉमिकल, वापस से एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या आ गया बेटा, क्राइसिस आपको देखने के लिए मिले। मतलब आपको क्या, मतलब जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर क्राइसिस देखने के लिए मिले। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि वाले क्षेत्र में। तो आपने देखा पहले यूरोप था, क्या उगा रहा था, व्हीट, लेकिन बाढ़ के दौरान इसने नहीं उगा पाया, नहीं दिया ध्यान, तो लाभ कौन उठा लिया गया बेटा, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तीनों ने उगाना चालू कर दिया, खूब जम के प्रॉफिट कमाया। बाढ़ जब खत्म हुई उसके बाद यूरोप ने वापस से गेहूं जब उगाना चालू किया, तो इनको कंपटीशन देने के लिए, ठीक है, तो इनने भी उगाया, इनने भी उगाया, इनने भी, और सबने उगाना चालू कर दिया। तो व्हीट की क्या हो गई, अधिकता हो गई, तो प्राइस कैसे हो गए, डाउन हो गए। तो अनाज इतना ज्यादा पैदा हो गया, अनाज सड़ सड़ के फेंकने लगा। तो इकोनो जो एग्रीकल्चर जो भाई सब चीजें थी, उसमें क्या क्राइसिस देखने के लिए मिले। जो किसान थे बेचारे मर रहे थे, क्योंकि उनको उनकी फसल के भी दाम ढंग से नहीं मिल पाए थे। और किसानों को माइंड में उस समय ऐसी चीज बैठी कि और ज्यादा फसल उगाते जाओ, और ज्यादा फसल उगाते जाओ तो पैसा और आएगा। लेकिन वो जैसा समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मेन मुद्दा तो यही है कि तुम ज्यादा उगा रहे हो, ज्यादा उगने से क्या हो रही है बेटा, फसल की कीमत डाउन हो रही है। ये था आपका बेटा क्या यहाँ पे, एग्रीकल्चरल क्राइसिस जो देखने के लिए मिला उस समय दुनिया के अंदर। तो मेरे प्यारे सभी साथियों, आप लोगों को बेटा इतनी सी जानकारी प्राप्त हो गई। यहाँ से आपने देख लिया बेटा 3.2 वाला यहाँ पे कंप्लीट होता है पोस्ट वार रिकवरी के मामले में। ठीक है, क्या था, कैसे था, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आ गया। आप जल्दी से बेटा सभी प्यारे बच्चे क्या करें, 3.3 हेडिंग बनाएं, 3.3 हेडिंग डालें, और उस पर लिखें क्या बेटा, मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। क्या हेडिंग बनेगी बेटा, तीसरी वाली बेटा क्या बनेगी, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। 3.3 की जो हेडिंग बनेगी क्या बनेगी बेटा, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ठीक, ये जो हेडिंग बेटा बन के आएगी यहाँ पे। और क्या हेडिंग बनेगी बेटा, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। बेटा आपका क्या है बेटा, मास प्रोडक्शन को बोला जाता है हिंदी में क्या बेटा, बृहद उत्पादन। ठीक है, बृहद उत्पादन क्या बोला जाता है बेटा, बृहद उत्पादन। और कंजप्शन को भी क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे बेटा, कंजप्शन को खपत बोल दो आप। ठीक है, क्या बोलोगे बेटा, खपत। ठीक है, खपत तुम्हारी क्या है, यानी प्रयोग जो अपन कर रहे हैं उसको। ठीक है, बृहद उत्पादन। ठीक, यहाँ उदय हुआ है किसका बेटा, बृहद उत्पादन का, और कायका, कायका, खपत का। ये कैसे होता है इसके बारे में जाना। अभी बेटा मैंने आप लोगों को बताया था, जो अमेरिका भाई साहब आपका इंटरनेशनल क्रेडिटर था, वो अब क्या बन चुका था भाई साहब, इंटरनेशनल डेबिटर बन चुका था। ठीक है, फ्रॉम एन इंटरनेशनल तुम्हारा क्या कहते हैं, जो वो डेबिटर था, जो कर्जा लेने वाला जो देश था ना, वो क्या बन चुका था बेटा, आपका कर्जा देने वाला देश बन चुका था। ठीक है, इतनी सी कहानी बेटा आप लोगों को समझ में आई होगी। अब क्या कह रहे हैं बेटा, अफेक्टेड। इसमें ऐसा नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया था क्या बेटा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ी गई, लोगों का सबका पैसा खर्च हुआ है लड़ाई के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि कोई देश बचा रह गया। सब देशों के ऊपर क्या हुआ, इसका अफेक्ट पड़ा। किसका बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वार का अफेक्ट जो है सभी देशों के ऊपर पड़ा। ठीक है, अब क्या होगा सर, सब देशों के ऊपर पड़ा, तो आपने बोला अभी इकोनॉमिकल बूम देखने के लिए, तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान था, सब चीज़ देश चल पड़े और वापस से क्या हुआ, डाउन हो गए। तो इकोनॉमी पे तो असर पड़ना, इकोनॉमी क्या हुई, डाउन हो गई। अब बड़ा असर जो है अमेरिका पे भी था, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी फिर भी क्या रही बेटा, मजबूत रही। अब क्या हो सर, कैसे मजबूत रही है अमेरिका की इकोनॉमी, तो इस अमेरिका की इकोनॉमी का
मजबूत होने का सबसे बड़ा ये जो श्रेय जाता है वो जाता है भाई साहब किसको, मास कंजप्शन को। किसको जाता है बेटा, मास कंजप्शन या फिर मास प्रोडक्शन बोलो, क्या बोल रहा हूँ, मास, कोई मास प्रोडक्शन होगा तभी मास कंजप्शन हो पाएगा। तो मास प्रोडक्शन ने क्या किया, अमेरिका की इकोनॉमी को बचाया। अमेरिका पे इफेक्ट तो पड़ा, अमेरिका की इकोनॉमी बेटा कमजोर तो हुई, लेकिन वो बहुत जल्दी रिकवरी कर गई। क्यों रिकवरी कर गई, क्योंकि अमेरिका के अंदर भाई साहब एक व्यक्ति था हेनरी फोर्ड नाम का, ठीक है। कौन था भाई साहब, एक हेनरी फोर्ड नाम का व्यक्ति था, जो कि फोर्ड कंपनी का कौन था भाई साहब, कौन था, इसने ही फोर्ड कंपनी को बनाया था। यही भाई साहब को फाउंडर था तुम्हारा खाएगा फोर्ड कंपनी का। फोर्ड कंपनी को बनाने वाला हेनरी फोर्ड नाम का व्यक्ति था। इसने भाई साहब एक सिद्धांत दिया खाएगा मास प्रोडक्शन का, खाएगा सिद्धांत दिया इसने मास प्रोडक्शन का, ठीक है। और इसी ने भाई साहब एक, और इस मास प्रोडक्शन को चालू करने के लिए इसने एक बेस लेके आया, एक फॉर्मूला लेके आया। उस फॉर्मूला का नाम था बेटा असेंबली लाइन मेथड। क्या नाम था बेटा, असेंबली लाइन मेथड। इस मेथड से क्या हो गया, इस मेथड को इसने अप्लाई किया और इस मेथड से हुआ बेटा अमेरिका के अंदर मास प्रोडक्शन। और जब मास प्रोडक्शन होगा तो फिर मास कंजप्शन भी होगा, मतलब कि बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे जब चीजें बनेंगी तो काफी सारे लोग उसको बड़े पैमाने पे क्या करेंगे, उत्पाद मतलब प्रयोग भी करेंगे। और अमेरिका के अंदर बेटा क्या किया गया, सबसे ज्यादा जो बड़े पैमाने पे वैसे बनाई गई ना, वो व्हाइट गुड्स बनाई गई। अब क्या सर, व्हाइट गुड्स क्या होती हैं, जो घरों में प्रयोग होता है सामान, वो होती है व्हाइट गुड्स। अब यूरोप में जाई तो एक गलती कर दी थी बेटा, इसीलिए तो उसकी रिकवरी नहीं हो पाई थी काई की इकोनॉमी के उस समय पे। अमेरिका ने इसमें दिमाग लगा दिया। क्या दिमाग लगाया इसने, अब यूरोप वापस से अपने पुराने वाले पैटर्न पे लौटा लड़ाई लड़ने के बाद। तो वो क्या कर गया, अब उसको पुराने वाले पैटर्न को दूसरे देशों ने कब्जा कर लिया था, तो वहां पे वो कंपटीशन उनसे नहीं कर पाया यूरोप। और अमेरिका भाई जब पुराने पैटर्न पे या यूरोप के पैटर्न पे ना जाते हुए उसने क्या लगाया, उसने बोला यार जो दुनिया है ना आगे बढ़ रही है तो इसको नई नई चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो अपन क्या करो बेटा, व्हाइट गुड्स ले गया। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है, ठीक है, व्हाइट गुड्स। अब क्या हो सर, क्या ये व्हाइट गुड्स होती क्या है, तो व्हाइट गुड्स है घरों में प्रयोग होने वाला सामान, जैसे कि फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी, पंखे। तो ये सारी चीजें क्या कर दी अमेरिका ने, बनाना चालू कर दी, और बहुत बड़े पैमाने पर बनाना चालू कर दी और बेचना चालू कर दी। तो इन सब के चलते क्या हुआ, यहाँ पे अमेरिका की बेटा इकोनॉमी बच गई। लेकिन इससे पहले भी यहाँ पे एक घटना हुई, ये हेनरी फोर्ड वाली घटना है तुम्हारी। हेनरी फोर्ड नाम का एक व्यक्ति था जो फोर्ड कंपनी का मालिक है, या फोर्ड कंपनी इसी ने बेटा स्टार्ट की थी। इसने क्या किया बेटा, एक असेंबली लाइन मेथड का कंसेप्ट लेके आया और उससे क्या हुआ, यहाँ पे मास प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। असेंबली लाइन मेथड से बनने वाली जो पहली गाड़ी थी बेटा टी मॉडल था, ठीक है। कौन सी थी, टी मॉडल था गाड़ी का, जो फोर्ड कंपनी की थी। कौन सी कंपनी की थी बेटा, फोर्ड कंपनी की टी मॉडल नाम की क्या थी, ये गाड़ी थी। जो क्या हो रहा था बेटा, यहाँ पे ये बन रही थी ये गाड़ी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो अमेरिका की जो इकोनॉमी थी या अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या कर गई थी, तो वापस से क्या कर गई थी भाई साहब, एकदम से अपने आप को अमेरिका पूरा का पूरा बचा ले गया था, ठीक है। तो आप लोगों को बेटा ये पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें बेटा क्या बता रहा हूं मैं, इसमें ये बता रहा हूं कि 1914 के दौरान क्या हुआ था बेटा, यहाँ पे असेंबली लाइन मेथड में इसने एक सिस्टम और किया था। किसने बेटा, हेनरी फोर्ड ने। इसने क्या किया, एक उस पर क्या कहते हैं, उस पर वर्कर पे $5 इसने बढ़ा दिए। अब ये मेथड है क्या, पहले इसको समझ लो। ये क्या था, एक लाइन में पूरे के पूरे क्या कर दिए इसने, वर्कर खड़े कर दिए और एक पट्टी सी बनाई। इस पे क्या हुआ कि हर वर्कर को क्या है, एक एक सामान लगाना है हर गाड़ी में। पहला इसमें फायदा ये था, वर्कर के ऊपर लोड कम हुआ। दूसरा फायदा क्या हुआ, काम फास्ट हो गया। तीसरा काम क्या था भाई साहब, इसने पैसे और बढ़ा दिए, तो वर्कर अपने मन लगा लगा के और क्या काम है करने लगे। तो इससे क्या बढ़ गया बेटा, अमेरिका के अंदर मास प्रोडक्शन बढ़ गया। और मास प्रोडक्शन के बढ़ने से क्या हुआ भाई साहब, एक गाड़ी सबसे पहले निकल के आई फर्स्ट टी मॉडल नाम की, और इसने बचाया अमेरिका की इकोनॉमी को, ठीक है। इतनी सी कहानी मेरे प्यारे साथियों आप सभी को समझ में। और ये पूरी कहानी हुई थी ना, कब हुई थी बेटा, 1914 के दौरान इसने चालू कर दी थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। कब की थी बेटा, 1914 के दौरान इसने ये चीज जो है चालू कर दी थी। देखो बेटा क्या बोला मैंने इसमें, देखो ये इसने क्या चालू की भाई साहब, 1914 में इसने अपना ये मेथड चालू कर दिया था। लेकिन 1919 तक आते आते भाई साहब क्या हुआ था, यहाँ पे कार वार खूब बनने लगी थी। तो 2 मिलियन कारों का क्या हो रहा था बेटा, यहाँ पे उत्पादन हो रहा था। लेकिन 1929 तक याद यानी कि अगले 10 सालों में इसने सब क्या किया, 5 मिलियन में कन्वर्ट कर दिया। यानी भैया दोगुने से भी ज्यादा क्या कर दिया था, इस नंबर को इनने कर दिया, ठीक है। ये पूरा व्हाइट गुड्स प्लस कारवार सब मिला के ये नंबर है। तो आप समझ सकते हो इसने कितना बड़ा भाई साहब यहाँ पे वो काम किया। इससे क्या हुआ, अमेरिका की इकोनॉमी बच गई, ठीक है। तो इनने इस चीज पे ज्यादा काम कर दिया और इनने इतनी स्पीड से काम किया कि पूरा वर्ल्ड जो है देखता रह गया। और भाई साहब किस कारण किया, मास प्रोडक्शन के कारण, क्योंकि ज्यादा उत्पादन होगा तभी तो लोग ज्यादा भाई साहब खरीद पाएंगे। बाजार में जितनी ज्यादा
चीज़ें होंगी तो लोगों का आकर्षण अपने आप उन चीज़ों की तरफ बढ़ेगा। तो ये थी भाई साहब काय की बेटा इकोनॉमी की कहानी आपकी, तुम्हारी काय की बेटा मास प्रोडक्शन और कंजप्शन वाली। अब जो बेटा हेडिंग आएगी वो आएगी आपकी बेटा 3.4, जिसमें क्या है द ग्रेट डिप्रेशन। अब पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से बेटा आर्थिक महामंदी और आती है उसके बारे में अपन यहाँ पे और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ तक की कहानी बेटा आप लोगों ने टुकड़ियों में सबकी देख ली। अब देखो अब इन सब कहानियों को अपन आपस में जोड़ते हुए चलेंगे आगे की तरफ, देखो कैसे जोड़ेंगे अब इन सब कहानियों को। तो सभी मेरे प्यारे साथी क्या करें, अब यहाँ पे हेडिंग डालें बेटा क्या एक 3.4, क्या हेडिंग डालें बेटा 3.4 हेडिंग जो है अपनी यहाँ पे डाल लें। तो यहाँ पे बेटा क्या देखेंगे, तो आप लोग बेटा क्या करो यहाँ पे 3.4 जो है अपनी हेडिंग डाल लो। 3.4 क्या हेडिंग होगी यहाँ पे आपकी द ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। क्या हेडिंग होगी यहाँ पे बेटा आपकी द ग्रेट डिप्रेशन, यानी आर्थिक महामंदी जो उस समय आई थी या फिर जो महामंदी आई थी उस समय 3.4 है द ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। महामंदी का दौर है बेटा, महामंदी थी बेटा। इस महामंदी के बारे में क्या करेंगे अपन यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। हैं कब आई थी महामंदी आपकी 1929 या 1930 के बीच की कहानी है। ये कब की कहानी है 1930 की। अभी मैंने आपको बताया था बेटा यूरोप वापस से क्या करने लगा था, वीट उगाने लगा था और एग्रीकल्चर वाला प्राइस एकदम धड़ाम से नीचे कर गई थी, सारी चीजें क्राइसिस देखने के लिए मिला था। और अमेरिका की इकोनॉमी बेटा क्या कर रही थी, बूम कर रही थी। अमेरिका की खुद की इकोनॉमी तो बूम कर रही थी, लेकिन अमेरिका बेटा कहीं ना कहीं इसमें एक बात और बोली थी मैंने साथ में, कहीं डेबिटर था वो क्या बन गया था, क्रेडिटर बन गया। यानी कर्जा लेने वाला क्या हो गया था बेटा, कर्जा देने वाला बन चुका था। लेकिन अब ये सब हुआ कैसे और पूरे दुनिया के अंदर ये क्राइसिस देखने के लिए या फिर ये ग्रेट डिप्रेशन देखने के लिए मिला कैसे, उसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ये बेटा सबसे पहले क्या उसके बारे में बात तो करेंगे, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, उसके रीजंस देखेंगे, ठीक है। रीजंस मतलब उसके रीजंस तुम्हारे क्या देखेंगे, कारण देखेंगे। क्या देखेंगे, कारण देखेंगे कि ये हुआ कैसे और क्यों हुआ। तो पहला नंबर आता है बेटा क्या कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल गुड। क्या है बेटा, ओवर प्रोडक्शन, क्या है ओवर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, ठीक है। यानी क्या तुम्हारा इस जो एग्रीकल्चरल गुड्स यानी कि तुम्हारी कृषि वाला सामान था या खेती का बाड़ी का जितना भी फसलें वगैरह सामान था उनका क्या कर दिया गया बेटा, ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया गया। एक तो भाई साहब इसका क्या होता है, एक रीजन तो तुम्हारा ये निकल के आता है, ठीक है। जितना भी तुम्हारा एग्रीकल्चर गुड वर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज स्केल आफ्टर वार, यानी कि वार के बाद क्या हुआ बेटा, एग्रीकल्चर का जो सामान था ना वो बहुत बड़े पैमाने पे क्या कर दिया गया, उगा दिया गया। जिसके कारण क्या हुआ बेटा, मैंने बताया था आपको अभी कि फार्मर्स की जो इकोनॉमी थी वो इनकम थी वो क्या कर गई बेटा, डिक्लाइन कर गई, मतलब कि कम हो गई उनकी इनकम, यानी उनके जो पैसा आते हुए क्या हो गए, उनको मिलना कम हो गए, ठीक है। और क्या बता रहा है बेटा, फार्मर थिंक्स इफ दे इंक्रीजेस प्रोडक्शन फर्दर दे विल बी एबल टू मैनेज। भाई मैंने अभी बताया था आपको क्या बेटा कि फार्मर जो थे उनको ऐसा लग रहा था कि हम और ज़्यादा फसल उगाते जाएंगे तो हम क्या करते जाएंगे, अपने लॉसेस को भरपाई करते जाएंगे। लेकिन हो रहा था इसका उल्टा, क्योंकि वो भाई सब फसल क्या कर रहे थे, उगा रहे थे और फसलों के दाम क्या होते चले जा रहे थे, कम होते चले जा रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे जितना ज़्यादा फसल के दाम भी कम हो रहे थे तो लोग उसको कम खरीद रहे थे, ठीक है। कोई नीड होगी यार उतना ही तो खरीदेंगे, तो बचा हुआ जो उतना भी हमारा फसलें थी या भोजन था वो क्या हो रहा था, पूरा का पूरा बेटा सड़ कर फेंक रहा था, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा एक कारण था, ठीक। और दूसरा कारण क्या निकल के आया बेटा, विड्रॉल ऑफ WIT, विड्रॉल ऑफ लोन्स। और ये किसने किया बेटा, अमेरिका ने किया, ठीक है। यानी अमेरिका ने अपने जितने भी लोन दिए हुए थे वर्ल्ड वार के दौरान, ठीक है, वर्ल्ड वार के दौरान जितने भी लोन्स जो कंट्रियों को उसने बांट के रखे थे ना, वो उसने क्या कर दिए बेटा, अपना पैसा अमेरिका ने खींचना चालू कर दिया अलग अलग कंट्रियों से, ठीक है। इतनी चीज हो गई। और दूसरी एक अमेरिका ने भाई साहब क्या कर दी, यहाँ पे अमेरिका ही ने भाई साहब क्या कर दी, अपनी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। क्या कर दी यहाँ पे उसने, अपनी इम्पोर्ट ड्यूटी क्या कर दी भाई साहब, इंक्रीज कर दी। किसने, अमेरिका ने। अमेरिका ने क्या किया यहाँ पे, अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को ही डबल कर दिया। यानी कि कुछ भी सामान, कोई भी सामान जो है अमेरिका के अंदर अगर बिकने के लिए अगर आएगा, कोई भी कंट्री का हो, किसी भी कंट्री का हो, तो अमेरिका को क्या करना पड़ेगा, अपनी इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसको, मतलब उसको टैक्स जो है दुगना देना पड़ेगा, ऐसा अमेरिका ने बोल दिया। इसी को क्या बोला जाता है बेटा, टैरिफ। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन आया भी है कि व्हाट इज इंपोर्ट ड्यूटी या फिर व्हाट इज टैरिफ। इसी को किस नाम से जाना जाता है बेटा,
टैरिफ के नाम से भी जाना जाता है। तभी से जो है अमेरिका बेटा हमेशा टैरिफ खेलता रहता है सबके साथ में, ठीक है। तो ध्यान रखना, किसी भी देश की सीमाओं के अंदर जब सामान अंदर आता है तो कोई भी कंट्री अपने देश के अंदर कोई भी अन्य देश के जब सामान को एंट्री देती है ना, तो उस पर क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। अब वो उस कंट्री के ऊपर होता है कि क्या करना है, कितने % टैक्स लगाना है, कितने % टैक्स नहीं लगाना है। तो उसी टैक्स को, जो टैक्स लगता है सीमा पे जो अंदर सामान आता है, उसी को क्या बोला जाता है, टैरिफ, या फिर उसको क्या बोला जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी बोला जाता है, ठीक है। इतनी सी कहानी मेरे प्यारे साथी आपको समझ में आई होगी। तो अब बात करेंगे बेटा इसके आगे। ये तो अपने क्या देख लिए, इसके रीजन्स देख लिए, या फिर इसके क्या देख लिए बेटा अपन ने, कारण देख लिए। अब ये देखेंगे, अब इन कारणों के बाद अब इसका इफेक्ट, हमने कदम तो इनने ये उठा दिए, अब ये कदम जब उठ गए ना इनके, और इनने ये काम अपने ये कर दिए, तो इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो हुआ होगा ना। तो अब उसी प्रभाव के बारे में क्या करेंगे अपन यहाँ पे बात करेंगे, या फिर चर्चा यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। क्या करोगे बेटा, इम्पैक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा पे, इम्पैक्ट को हिंदी में बोला जाता है क्या, प्रभाव, ठीक है। अब इनके कर्मकांड के पूरे प्रभाव तो कुछ ना कुछ आएंगे, तो प्रभाव देखेंगे कि क्या क्या जो है प्रभाव पड़ते हैं काय के ऊपर, तुम्हारे अमेरिका के किए हुए इन इम्पोर्ट ड्यूटियों को बढ़ाने के, या विड्रॉल लोन्स जो भी इसने भैया क्या किया था, अपने लोन्स को विड्रॉ कर दिया था दूसरी कंट्रियों से, इन सब के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इनके बारे में अपन देखेंगे। अब मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को जो बात करनी है गाय की इफेक्ट की बात करनी है, कि भाई जो ग्रेट डिप्रेशन ये आया था, ये रीजन्स अपन ने देख लिए क्यों आया था ये ग्रेट डिप्रेशन, और इसके जो प्रभाव थे ना, वो मोस्टली जो अमेरिका के ऊपर देख रहे हैं कि अमेरिका के ऊपर ये प्रभाव थे वो क्यों पड़े थे, ठीक है। किसके ऊपर पड़े थे बेटा, अमेरिका के ऊपर ये प्रभाव जो है क्यों पड़े थे, अपन ये बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं कि जो अमेरिकन की जो बैंकें थी ना, यहाँ की अमेरिका की जो बैंकें थी, वो क्या हो गई थी भैया, बैंकें क्या हो गई थी, डर गई थी। क्या हो गई थी भैया, डर गई थी। तो ये इनके डर के कारण इन्होंने क्या किया था, लोगों से अपने लोन की क्या करना चालू कर दी थी भाई साहब, रिकवरी। क्या करना चालू कर दी थी भाई साहब, रिकवरी करना इनने चालू कर दी थी। क्यों, कौन ने रिकवरी करना चालू कर दी थी, अमेरिका की बैंकों ने। काय चीज की रिकवरी करना चालू कर दी थी इनने, जितने भी लोगों को लोन दिए थे व्हाइट गुड्स उठाने के लिए, या फिर कोई बिजनेस धंधा चलाने के लिए, या किसी भी चीज का फाइनेंस करने के लिए, जितने भी लोन दिए थे पूरे के पूरे लोन इनने क्या करना चालू कर दिया, रिकवरी करना चालू कर दी। और लोग भाई साहब जितनी भी कोलेट्रल वगैरह थी, उनकी गिरवी रखी हुई चीजें थी, कुछ भी थी, सब उनने जब्त करना चालू कर दी। मतलब कुल मिला के बैंकिंग सिस्टम को ऐसा लगने लगा था कि हम क्या होने वाले हैं, डूबने वाले हैं। तो सारी चीजें क्या करो भाई साहब, वापस लेने लगो। तो इस अफरा तफरी के चलते भाई साहब अमेरिका का जो भाई साहब सिस्टम था पूरा क्या गया, क्रैश कर गया था अपने आप में। लेकिन फिर भाई साहब क्या हुआ, 1935 की कहानियां, कब की, 1935 की, 1935 में जाके ये वापस से क्या होने लगी बेटा, अमेरिका ने अपने आप को रिकवर करना कर दिया चालू, ठीक है। ये जो कहानी थी बेटा काय की थी, आपकी ग्रेट डिप्रेशन की। इतनी सी कहानी बेटा उस किताब में बताई गई है, ज्यादा इसके आगे की डिटेल में मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आपको सिलेबस में जितना है उतना ही पढ़ना है, ठीक। अब जो आपका 3.5 जो हेडिंग है ना, 3.5 वो भाई साहब के बारे में बात करेगी, आपकी इंडिया के बारे में बात करेंगे। काय के बारे में बात करेंगे, अपने इंडिया, अपने प्यारे भारत देश के बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। क्या बात करेंगे बेटा यहाँ पे अपने भारत देश के बारे में, कि जो आर्थिक महामंदी था, या जो आर्थिक महामंदी है, जो ग्रेट डिप्रेशन ये पड़ा है, तो इसका ये असर है भारत के ऊपर किस तरीके से देखने के लिए मिला, या फिर हमारे इंडिया के ऊपर इस आर्थिक महामंदी का किस तरीके से क्या प्रभाव हमें देखने के लिए मिला, इसके बारे में क्या करेंगे बेटा यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो भाई क्या देखने के लिए मिला कि 19वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ था बेटा, 19th सेंचुरी चल रही थी, ये 19वीं शताब्दी का दौर था। तो इसमें क्या हुआ था बेटा, भारत में क्या किया गया था भाई साहब, एक्सपोर्ट हो रहा था क्या, तुम्हारा एग्रीकल्चर गुड्स, यानी कि आपको पता है कि भारत के साथ तुम्हारा एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ से जितना भी सामान कृषि का हो रहा था वो बाहर भेजा जा रहा था। और भारत भाई साहब इसी समय पे मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों की, मतलब जितने भी उत्पादन की हुई चीज़ें थी इंडस्ट्रियों में, उनको मंगा रहा था कहाँ, इंडिया के अंदर। उनका कर रहा था इम्पोर्ट, और अपने यहाँ से एग्रीकल्चर कर रहा था एक्सपोर्ट। लेकिन इस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में क्या होगा भाई साहब, एकदम से क्या धड़ाम से क्या हुई, परिवर्तन देखने के लिए मिला, और 50% क्या हो गया, डाउन हो गया क्या यहाँ का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो थे दोनों क्या हो गए, आधे रह गए। कैसे हो गए भाई साहब, आधे रह गए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो थे, यानी आयात निर्यात था भारत का, वो क्या हो गया, आधा हो गया, ठीक है। एक तो ये प्रभाव यहाँ पे पड़ा, और क्या प्रभाव पड़ा कि जो भैया
उसकी व्हीट की यानी गेहूं की जो कीमतें थी वो भी क्या रह गई, आधी। आपको मैंने बताया था क्यों आधी रह गई थी, क्योंकि यूरोप भी उगा रहा था, यूएसए, कनाडा वेनाडा ये सब लोग क्या कर रहे थे, दमादम ये उगाते चले जा रहे थे। तो उसके कारण भाई साहब भारत का जो गेहूं था उसकी भी कीमतें क्या हुई थी, इंटरनेशनल मार्केट में क्या रह गई थी, आधी रह गई थी। ठीक है, तो कुल मिला के आप समझ सकते हो कि किसानों को क्या नहीं मिल पा रहा था यहाँ पे, किसानों को बिल्कुल भी उनकी इनकम का मतलब जो मन भरे उनका बेचारों का कि उनकी इनकम अच्छी हो जाए, वो उनकी बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी, स्थिति खराब होती चली है। लेकिन भारत के ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो फिर भी क्या रही, डंडा डाले थी जनता के ऊपर। ठीक है, कैसा डंडा चला रही थी कि भैया हमें क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, टैक्स चाहिए। तो बेचारे जो किसान लोग थे वो टैक्स या जो रेवेन्यू था, जो कर्ज हुआ, वो चुकाने के लिए क्या अपनी जो बची हुई सेविंग्स थी उनको खर्च कर रहे थे, ज्वेलरी को बेच रहे थे, अपनी जमीनों को गिरवी रख रहे थे, और उनके पास जितनी भी महंगी या बहुमूल्य जो वस्तुएं थी वो सब क्या कर रहे थे बेटा, लोगों को बेच रहे थे, गाने रख रहे थे उनको, या भैया गिरवी रख रहे थे, और कर भर रहे थे किसका, ब्रिटिशर्स का। ठीक है, जितने भी जमींदार थे, किसान थे, वो भैया कर दे रहे थे किसको, ब्रिटिशर्स को। इतनी अफरा तफरी बेटा पूरे भारत के अंदर जो है उस समय में मची हुई थी। तो इसी के साथ आपका होता है बेटा थर्ड वाला यहाँ पे जो हेडिंग है वो आपकी हो जाती है यहाँ पे कंप्लीट। ओपन पढ़ेंगे अब यहाँ पे बेटा हेडिंग नंबर 4, इसका नाम है बेटा क्या, रीबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वार एरा। यानी कि भैया लड़ाई के बाद, यानी जो लड़ाइयाँ हो चुकी, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध दोनों खत्म हो गए, उसके बाद पूरा विश्व कैसे बेटा एकदम उठ के आया ऊपर। अभी मैंने यहाँ पे आपको कहानी पढ़ाई का कहानी है बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वार की। यहाँ के बाद आपको एक बात और बता देता हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद एक बार यहाँ पे दुनिया ने और जुलाई, जिसका नाम क्या है बेटा, सेकंड वर्ल्ड वार। क्या नाम है बेटा, सेकंड वर्ल्ड वार। ये कब से कब तक हुआ, 1939 से लेके 1945 तक 6 साल चला था। और हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम फेंकने के बाद ही क्या हुआ, इसकी समाप्ति हुई, इस वर्ल्ड वार की, सेकंड वाले की। इसके बाद फिर दुनिया की क्या स्थिति बनी है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में आपकी किताब में तो ज़्यादा गहनता से या गहराई से चर्चा नहीं की गई है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में ही की गई। जल्दी से इतने को लिखो, फिर बढ़ते हैं अपन जो है आगे की तरफ। हाँ तो मेरे प्यारे बेटा, आपको मैं क्या बताया था, सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में मैंने भी बोला था क्या कि सेकंड वर्ल्ड वार की ज़्यादा जानकारी जो आपकी इस किताब में नहीं दी, लेकिन जितनी भी दी है कहानी को कनेक्ट करने के लिए मैं उतनी आपको बता देता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध की बारे में जानकारी, पहला तो आपको तारीखी याद करना पड़ेगी, कब से कब तक लड़ा गया बेटा, 1939 से लेके कब तक लड़ा गया बेटा, ये 1939 से लेके 1945 तक लड़ा गया। कब तक लड़ा गया, 1939 से लेकर जो है 1945। और ये भी जो है 2 गुटों के बीच में लड़ा गया। पहला गुट था तुम्हारा एक्सिस पावर, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा क्या था, सेंट्रल पावर। क्या था बेटा, सेंट्रल पावर। पहला तुम्हारा क्या था बेटा, एक्सिस पावर, और दूसरा तुम्हारा क्या था, सेंट्रल पावर। ये 2 गुटों के बीच में क्या हुआ, ये लड़ा गया। ठीक है, एक्सिस पावर में तुम्हारे जो ग्रुप थे वो कौन कौन से, तुम्हारे ब्रिटेन, कौन कौन से थे यहाँ पे ग्रुप बेटा, ब्रिटेन, फ्रांस, और यहाँ पे था बेटा सोवियत यूनियन, ये आपका रशिया ही है। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, रशिया। इसको संयुक्त संघ रशिया या यूएसएसआर के भी इसको नाम से जाना जाता है। ठीक है, संयुक्त संघ रशिया या फिर संयुक्त राष्ट्र रसिया। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे कौन सा था बेटा, अमेरिका था। कौन सा था बेटा, यहाँ पे अमेरिका था। और सेंट्रल पावर में कौन आ गया यहाँ पे बेटा, नाजी जर्मनी। ठीक है, यानी हिटलर बाबूजी आ चुके हैं यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वार में, ध्यान रखना। ठीक है, नाजी जर्मनी की कहानी है यहाँ पे। और किसकी कहानी है बेटा, जापान की और इटली की। कौन था इसमें साथ में बेटा, जापान और इटली। ठीक है, ये देश थे, ये आमने सामने हुए थे लड़ाई में, एक्सिस पावर और सेंट्रल पावर में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और इसका बेटा इम्पैक्ट जो था, सेकंड वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट यानी जिसका प्रभाव था दुनिया के ऊपर बेटा क्या पड़ा, तो आप ध्यान से सुन लीजिए इस प्रभाव को बेटा। लगभग जो 60 मिलियन लोग क्या हो गए बेटा, मारे गए। अब तुम शौक हो जाओगे अगर तुम में थोड़ी सी बहुत भी भाई साहब क्या होगी, इंसानियत होगी। 60 मिलियन लोग का मतलब समझ रहे हो नहीं, 6 करोड़। कितने लोग होते हैं बेटा, 6 करोड़ लोग मारे गए दूसरे विश्व युद्ध में, ये ध्यान रखना। और ये उस समय का भाई साहब कितने % था, मात्र 3% था पूरी आबादी का। कितना भाई साहब,
जो जितनी भी आबादी उस समय वर्ल्ड में रह रही थी, उस पूरी आबादी का 3% क्या हो गया बेटा, मारा गया। ठीक है, 6% लोग क्या हो गए, मारे गए। और ये बेटा इतना बड़ा नंबर में तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी हत्या नहीं हुई या लोग नहीं मरे जितना इसमें मर गए सेकेंड वर्ल्ड वार में। सेकेंड वर्ल्ड वार बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वार से भी खतरनाक था, ये चीज ध्यान रखना आप। ठीक, अब और क्या बता रहे हैं, और इसकी एक सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में सबसे ज्यादा जो मारे गए ना, वो कौन मारे गए थे बेटा, सिविलियंस मारे गए थे, सोल्जर्स नहीं मारे गए थे। मतलब कि आम जनता ज्यादा मारी गई। जो सिपाही थे उनको क्या होगा, उनकी मृत्यु या उनको कम मारा गया। किसको ज्यादा मारा गया, आम जनता को। यहाँ पे देशों ने एक दूसरे दुश्मन देशों को टारगेट बनाया। जैसे मान लो ब्रिटेन वालों ने इनकी जनता को बना लिया और इनने नाई जर्मनी जापान वालों ने इनकी जनता को टारगेट बनाया, कि आम जनता को इनने टारगेट बनाया और आम जनता को जो है इनने मारा। लेकिन जब ये दूसरा बड़ा पूरा विश्व युद्ध का जो पर्दा समाप्त हुआ, तो इसके बाद दो देश उभर के सामने आए और दो पावरफुल कंट्री, यानी दुनिया थी ना, दुनिया बेटा दो भागों में बट गई। इसके बाद क्या बट गई, दो भागों में बट गई। एक को बोला गया बेटा ईस्टर्न वर्ल्ड, एक को बोला गया बेटा वेस्टर्न वर्ल्ड, मतलब पूर्वी दुनिया और पश्चिमी दुनिया। तो भाई साहब पूर्वी दुनिया के अंदर जो या पश्चिमी दुनिया के अंदर तुम्हारा एक देश था पावरफुल, वो कौन निकल गया है, तुम्हारा अमेरिका। और इसके सामने आमने सामने खड़े होके दूसरा जो देश निकल के आया वो क्या था, तुम्हारा रशिया। रशिया को उस समय क्या कहा जाता था बेटा, यूएसएसआर बोला जाता था। लेकिन एक संघ था, एक कुछ देशों का संघ था, इसको यूएसएसआर बोला जाता, सोवियत यूनियन, इसीलिए इसका नाम है ये रशिया ही है। ठीक है, लेकिन 1991 में इसका ये संघ टूट जाता है और रशिया हो जाता है अकेला। तो आप ये समझो डायरेक्ट, इतनी कहानी में आप अंदर मत घुसो। क्या अमेरिका और रशिया बेटा दो कंट्री क्या हुई बेटा, मेन कंट्रियां या पावरफुल कंट्रियां निकल के आई। और यहीं से बेटा जो वर्ल्ड था वो दो टुकड़ों में बटा। फर्स्ट वर्ल्ड वार में दो गुटों में विभाजित हुआ पूरा वर्ल्ड। एक था तुम्हारा ईस्टर्न वर्ल्ड, एक था तुम्हारा वेस्टर्न वर्ल्ड। ये तुम्हारी बेटा इंटरनेशनल क्या है, पॉलिटिक्स है या अंतरराष्ट्रीय राजनीति के ये क्या है, ये मुद्दे हैं जो इतिहास में आपको आज पढ़ाए जाते हैं। ठीक, इतनी सी कहानी समझ लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। तो बेटा यहाँ तक की कहानी मेरे प्यारे सभी साथियों आपको समझ में आई होगी। और अब बढ़ते हैं बेटा अपन 4.1 की तरफ, पोस्ट वार सेटलमेंट की तरफ। ठीक है, ये सेकंड वर्ल्ड वार की इतनी सी कहानी आपके इसमें चैप्टर में दी हुई है, तो मैं इतनी ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो अपन केवल एग्जाम प्रोस्पेक्टस से ही चीजें पढ़ रहे हैं, सारी की सारी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही पढ़ रहे हैं। इतना हमें एमपी बोर्ड में नीड है एग्जाम के अंदर उतनी की। ठीक है, तो वही क्या बोल रहा है ये 4.1 हेडिंग में क्या बोला इसने, पोस्ट वार रिकवरी के बारे में बात की। किसके बारे में बात की बेटा, पोस्ट वार रिकवरी के बारे में बेटा यहाँ पे क्या हो गई, बात हो गई। ठीक है, यानी क्या, या पोस्ट वार रिकवरी या पोस्ट वार सेटलमेंट भी बोल सकते हो आप इसको। क्या यहाँ पे जो सेटलमेंट हुआ है, ठीक है, या रिकवरी हटा के, रिकवरी तो मैंने पहले ही बोल दिया था, यहाँ सेटलमेंट की बात करो। ठीक है, अब यहाँ पे सेटलमेंट होगा और यहाँ पे होगा बेटा ये क्या, ब्रेडेन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ये दो मतलब लड़ाइयाँ लड़ चुके थे, दो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार, दो लड़ाइयाँ, दो विश्व युद्ध हो चुके थे दुनिया के अंदर। तो काफी सारे जो देश थे भाई सब तंग आ चुके थे लड़ाइयों से। तो इनने क्या की बेटा, मीटिंग की दो देशों ने बैठ के, और उनने बोला कि यार बहुत नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा खर्चे हो गया, बहुत फेल हो गए अपने। ठीक है, नुकसान हुए, सब चीजें झेली अपन ने। लेकिन अपन क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, अपन क्या करेंगे अब, अपनी इकोनॉमी को बेटा अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ क्या करो बेटा, मीटिंग कर लो, कुछ ना कुछ क्या कर लो, काम कर लो। तो इनने वैसे यहाँ पे मतलब एक मीटिंग लगाई और उस मीटिंग को इनने उसमें दो मुद्दे निकाले। क्या कि पहला तो ये कि आप क्या करो, अदर कंट्रीज से, यानी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी और कंट्री है ना, हर देश क्या करो बेटा, इकोनॉमिकल लिंक डेवलप करो, अर्थव्यवस्था की चेन बना लो, एक दूसरे क्या को जोड़ो। दूसरी चीज ये क्या, हर देश अपनी अपनी बेटा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, अर्थव्यवस्था की स्टेबिलिटी के लिए, यानी अपने देश की अर्थव्यवस्था को, पैसा वैसा की व्यवस्था को पूरी को स्थायी करने के लिए कुछ काम करो। तो वो कैसे होगा, तो पहले वाले में क्या किया इन्होंने बेटा, स्थायी करने के लिए इनने किया बेटा क्या, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए इनने किया मास प्रोडक्शन। इनने बोला कि क्या करो, ज्यादा उत्पादन करो चीजों का। अगर ज्यादा उत्पादन होगा तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा उनको यूज करेंगे, ज्यादा इसको खर्च करेंगे। और ज्यादा खर्च कैसे करेंगे, उनकी क्या होनी चाहिए बेटा, गुड इनकम होनी चाहिए, या फिर अच्छी इनकम यहाँ पे उन लोगों की होनी चाहिए। और अच्छी इनकम कब होगी, जब उनके पास अच्छा रोजगार होगा। और अच्छा रोजगार कब होगा बेटा, यहाँ पे उनका क्या, एक सरकार क्या कर देगी, उनको अच्छा रोजगार प्रदान
कर देगी। ठीक है, तो सरकार को क्या करना चाहिए, लोगों को रोजगार दो, रोजगार से बढ़ेगी इनकम, और इनकम आएगा तो लोग करेंगे खर्च, और खर्च क्या करेंगे, जब बाजार में सामान हो तो बाजार में सामान करने के लिए क्या करो, प्रोडक्शन कर दो, इससे क्या होगा, इकोनॉमी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये पूरी चेन तैयार करवाई इनने, और अदर कंट्री से एक दूसरे से आयात निर्यात कराना कर दिए, चालू कर दिए। तो इसी के लिए बेटा क्या हुआ यहाँ पे, जुलाई 1944 में क्या हुआ, यहाँ पे जुलाई 1944 में एक बेटा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है। क्या होता है बेटा, एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन या ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट भी इसको बोल सकते हो आप। ठीक है, ये होता है, ये कहाँ पे होता है बेटा, हैम्पशायर में। कहाँ पे होता है बेटा, हैम्पशायर। ये क्या है बेटा, यूएस का क्या है, एक क्या एक शहर है हैम्पशायर। ब्रिटेन वुड्स हैम्पशायर पूरा इसका नाम है। क्या नाम है बेटा, ब्रिटेन वुड्स लगा देना आगे इसमें और हैम्पशायर जोड़ देना, तो ये तुम्हारा ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट होता है। कहाँ पे बेटा, हैम्पशायर में। और इनकी ऐसी व्यवस्थाओं के चलते बेटा क्या होता है, यहाँ पे एक ये कॉन्फ्रेंस थी, ये काफी सारे देश जो है जितने भी यहाँ पे यूरोप की कंट्रीज थी जो इंपोर्टेंट, वो यहाँ पे क्या हुई थी, शामिल। और एक चीज और ध्यान रखना, इस ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस को क्या बोला मैंने बेटा, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। क्या, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है बेटा, क्या, UNMFC। किस नाम से जाना जाता है बेटा, UNMFC के नाम से भी जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, UNFMC का सॉरी, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। क्या बोला बेटा, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, ये इसका बेटा क्या है, पूरा नाम है। ठीक है, इस नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। अब इसकी मुख्य बात जो है वो सुन लो। इसमें क्या हुआ बेटा, दो संस्थाओं का बेटा क्या की गई, स्थापना की गई। तो पहली जो संस्था थी उसको क्या बोला गया बेटा, IMF। ठीक है, और दूसरी संस्था थी भाई साहब, उसका क्या नाम रखा गया, बता दीजिए जल्दी से, बता दीजिए जल्दी से बेटा, क्या नाम रखा गया, IBRD। क्या नाम रखा गया बेटा, IBRD। इसी को आगे चल के लोगों ने क्या कहा बेटा, वर्ल्ड बैंक कहा। क्या कहा बेटा, वर्ल्ड बैंक। या यही संस्था परिवर्तित हो गई या बदल गई कहाँ में बेटा, वर्ल्ड बैंक में। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन करता है, वापस से रिपीट करता हूँ, सुन लीजिए भाई साहब। क्या जब लड़ाई हुई सेकंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध भाई साहब स्थापना मतलब खत्म हो गया, उसके बाद लोगों ने मीटिंग की। कब की बेटा मीटिंग, जुलाई 1944 में। क्योंकि अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारने के लिए, अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। ये मीटिंग कहाँ हुई, हैम्पशायर नाम का एक शहर था USA में, वहां पे ये मीटिंग हुई। इसको बोला जाता है बेटा ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस या ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। इसका अन्य नाम है बेटा क्या, UNMFC, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कंडीशन, इसका पूरा नाम है। सॉरी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सी से कॉन्फ्रेंस। तो इसमें यहाँ दो मुख्य संस्थाओं की क्या होती है, यहाँ दो मुख्य इंस्टीट्यूट की क्या होती है, यहाँ पे स्थापना की जाती है। पहला तुम्हारा IMF और दूसरी तुम्हारी क्या है, IBRD। IBRD का बेटा फुल फॉर्म क्या है बेटा, यहाँ पे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या बोला बेटा मैंने, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसी को आगे चल के काय में बदल दिया गया बेटा, वर्ल्ड बैंक में बदल दिया। इसको आगे चल के लोगों ने क्या बोला, इसको वर्ल्ड बैंक। और इसको IMF को क्या, इसका पूरा नाम क्या है बेटा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको हिंदी में बोला जाता है क्या बेटा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या बोला जाता है इसको, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसको बोला जाता है वर्ल्ड बैंक को विश्व बैंक। ठीक है, तो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कैसे हुई है बेटा, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से हुई है। कब हुआ बेटा, 1944 में हुआ। काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लो लिख लो लिख लो। इससे OT वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी आ जाएगी। अब क्या हुआ सर, दिमाग में एक कीड़ा फिर काटा हुआ, क्या कि सर इनकी स्थापना तो हुई, इनके काम तो बता दो कि इसका क्या काम था, IMF का क्या काम था। IMF का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो इसका क्या काम था भाई साहब, इसका काम था पहले वाले का IMF का तुम्हारा क्या डील करना कैसे भाई साहब, क्या एक्सटर्नल सरप्लस एंड डिफेक्ट ऑफ इट्स मेंबर नेशन। यानी कि जितने भी इसके सदस्य राष्ट्र होंगे ना, इनकी भाई साहब जितनी भी जो मौद्रिक नीतियां होंगी, उनके सरप्लस वगैरह जितना क्या कमा रहे हो, मतलब कि प्रॉफिट वगैरह कितना क्या हो रहा है, इन सब के ऊपर क्या करना, या व्यापार के ऊपर क्या करना, नीतियां गढ़ना, या ट्रेड वगैरह पे क्या करना, इनका
काम करना, इसका क्या होगा, IMF का काम होगा। IBRD का क्या काम होगा बेटा, टू सपोर्ट कंट्रीज फाइनेंशियल फॉर रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर वार। क्या बोला, क्या उन कंट्रियों को क्या करना, सपोर्ट करना जो रिकंस्ट्रक्ट हो रही हैं, कहाँ, वार के बाद या लड़ाई के बाद या युद्ध के बाद। ये क्या था बेटा, काम था। और एक चीज ध्यान रखना भाई साहब, ये जो संस्थाएं थी ना, काय पे काम करती थी, यहां से भी ओटी पूछी जाती है, क्या बेटा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे काम करती थी। काय पे काम करती थी बेटा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर काम ये करती थी। कौन, ये संस्थाएं, ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर ये काम करती थी। ठीक, इतनी सी कहानी मेरे प्यारे साथियों आपको समझ में आई होगी। बेटा यहाँ पे एक चीज आप लोग सब लोग ये क्या याद और रखना, ये आप देखो यहाँ पे USA लिखा हुआ है, तो USA में ये मीटिंग हो रही है, USA में इनका बेटा क्या हो रहा है, गठन हो रहा है इन संस्थाओं का। तो भाई साहब इसमें डोमिनेंस होगा ना डिसीजन मेकिंग में, सबसे ज्यादा मतलब जो चलेगी, कौन की चलेगी, USA या अमेरिका की ही चलेगी, या अमेरिका के उनसे फैसलों से क्या रहेंगे ये बेटा, प्रभावित रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे अमेरिका की मुद्रा को रखा गया, यहाँ पे बेटा क्या था बेटा, $35 को रखा गया था, एक पर आउंस गोल्ड के बराबर। ये सोने जैसे तोला वोला ये सोने होता है ना, तो उसके बाद एक इंटरनेशनल मुद्रा है आउंस की, तो इतना गोल्ड ले आइए और क्या करिए बेटा, $35 रुपया ले जाइए। ये जो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बेटा, इसी चीज को बोला गया था कि मतलब इतने सोने के बराबर जो है इतना हमारा क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इन्होंने यहाँ पे क्या है, इसको कनेक्ट किया था इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से। यहाँ पे इसी मीटिंग में ये चीजें हुई थी कि इतने $35 में इतना सोना आएगा। ठीक है, तब से लेके बेटा क्या है, यहाँ तक चल रही, लेकिन इनने आगे चल के चीजें चेंज की हैं अपनी। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को काय में कन्वर्ट कर दिया इनने, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या कर दिया, इनको कन्वर्ट कर दिया, या तैरती हुई जो इनकी दर थी उसमें इनने कन्वर्ट किया है आगे चल के। लेकिन जब इनने स्टार्ट किया था तो इनने यही किया था, $35 दो, मतलब $35 लो, तो इतना बराबर सोना तुम्हारा, यानी सोना तुम हमें इतना दे दो और हमसे क्या है $35 ले जाओ। डॉलर ही क्यों रखा, क्योंकि डॉलर भाई साहब यहाँ बोलबाला किसका चल रहा था इसमें पूरे में, अभी अमेरिका। तो अमेरिका यहाँ मालिक के तौर पे काम कर रहा था, वर्चस्व स्थापित इसने अपना कर लिया था, तो इसने अपनी मुद्रा को ही आगे बढ़ाया। ठीक है, ये चीज समझे आप। ठीक, अब और क्या बता रहा है इसमें बेटा आगे, इसमें बता रहा है कि द अर्ली पोस्ट बार ईयर, यानी 4.2 आपकी हेडिंग जो है यहाँ पे बेटा चालू हो चुकी है। कि अब इसके बाद क्या हो गया था, जब संस्थाएं चीजें बन गई थी तो क्या हुआ था बेटा, 1950 से लेके, क्या बता रहा हूं मैं, 1950 से लेके 1970 की बात है। क्या की बात है बेटा, 1950 से लेके 1970 की। यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है देखने के लिए मिलने लगी थी, यानी स्थायित्व तो देखने के लिए मिलने लगा था, क्योंकि जो दुनिया थी ना, प्रति साल कितने का भाई साहब व्यापार बढ़ाने लगी थी अपना, हर साल जो भाई साहब 8% जो है ग्रो देखने के लिए यहाँ पे मिल रही थी बराबर, एवरेज रूप से। ठीक, पूरे का पूरे जितने भी यहाँ इन सब संस्थाओं से जुड़ के जो दोस्तियां काम कर रहे थे, तो यहाँ पे जो ग्रोथ देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे इस सिस्टम में, इस मॉडल में एक कमी थी। ये मॉडल था बेटा जो काम कर रहा था ना, वो मात्र और मात्र डेवलप्ड कंट्रियों के लिए कर रहा था। किसके लिए काम कर रहा था बेटा, डेवलप्ड कंट्रियों के लिए, या फिर केवल विकसित राष्ट्रों के लिए काम कर रहा था। जो राष्ट्र बेटा पूरी तरीके से क्या हो चुके थे, विकसित हो चुके थे, ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा था किसको बेटा, विकासशील राष्ट्रों को। किसको, विकासशील राष्ट्रों को, या फिर वैसा निर्धन राष्ट्रों को, या फिर ऐसे राष्ट्रों को कह लो जो कभी ना कभी गुलामी या दास्ता झेल चुके हैं। ठीक है, ऐसे राष्ट्रों को ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो जब भैया ये सपोर्ट नहीं करेगा तो ये डेवलपिंग कंट्रियां भी तो कुछ ना कुछ करेंगी ना, ये शांत तो बैठेंगी नहीं, क्योंकि इनको भी अपने बेटा उसमें क्या चाहिए, क्या चाहिए बेटा, इन लोगों को, इनको भी क्या चाहिए, ये जो विकासशील या जो डेवलपिंग नेशंस हैं, इनको भी डेवलपमेंट की जरूरत है, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो इन लोगों ये, क्योंकि इन लोगों का लौट के शोषण कर रहे थे ये जितने भी भाई साहब कंट्रियां थी, तो इनने क्या किया, इन्हीं कंट्रियों ने, जितनी भी डेवलपिंग नेशन थी, इनने क्या किया भाई साहब, ये भुखमरी से, हंगर से, ठीक है, और तुम्हारा पॉवर्टी से, लैक ऑफ रिसोर्सेज से, हर चीज से बेटा क्या हो रहे थे, ये मरते चले जा रहे थे या बड़े ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो डेवलपिंग कंट्रीज ने भी बेटा इनकी तरह ही एक बेटा मीटिंग की, तो उस मीटिंग का नाम रखा गया बेटा, वहां पे एक चीज का गठन किया इनने, G77 ग्रुप का। काय का गठन किया बेटा, G77 ग्रुप का क्या किया इनने यहाँ पे गठन किया। किसने किया बेटा, डेवलपिंग नेशंस ने, यानी विकासशील राष्ट्रों ने। किसने किया बेटा, विकासशील राष्ट्रों ने डेवलपिंग नेशंस में क्या, G77 का क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे गठन कर लिया। ठीक है, और इसमें क्या रखा गया बेटा, नियो की मांग रखी गई, NIEO, नियो की बेटा क्या रखी गई,
मांग रखी गई। अब क्या हो सर, ये नियो बता दो, नियो क्या है? तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर है ये, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर। क्यों? अब देखो इसमें था क्या, वो समझो मेन बात क्या, G70 ग्रुप में ये मीटिंग रखी गई, इनका ये मुद्दा था, इनने ये बोल दिया, मतलब इन लोगों ने, सब लोगों ने, कि भैया हमको भी क्या चाहिए, जरूरत है, विकास की हमको जरूरत है। तो और इनने यहाँ से कंसेप्ट दिया नियो का, ठीक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर का यहाँ कंसेप्ट इन्होंने निकाल दिया। इसमें बोला गया, इस ऑर्डर में ये बात बोली गई कि कोई भी राष्ट्र या कोई भी देश विकसित हो या हमारे यहाँ अगर आता है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे यहाँ आए, हमारे संसाधनों का, हमारे रिसोर्स का अनादन तरीके से, अपने तरीके से प्रयोग करे और हम ठन गोपाल खड़े रहें, ठीक है। तो आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप हमारे यहाँ आएंगे तो आपको हमारे रिसोर्सेज का यूज करने के लिए हमें उचित दाम या उचित पैसा देने की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। ये बात कहाँ बोली गई बेटा? नियो में ये बात बोली गई, ठीक है। और क्या होगा भाई साहब, ये जितने भी जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं वो क्या करेंगी, हमको भाई साहब क्या करेंगी, हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड को क्या करेंगी भाई साहब, मार्केट में हमें एक्सेस करने का मौका देंगी, ठीक है भाई साहब। हमें क्या करेंगी, जितने भी इंटरनेशनल मार्केट की हो रहे हैं ना, उन पे भाई साहब क्या है, हमें भी थोड़ा बहुत क्या करो, यहाँ पे हमें भी एंट्री दो। अगर आप लोगों ने हमें अगर एंट्री नहीं दी, तो हम भी क्या नहीं करेंगे भाई साहब, आपको एंट्री देना कहीं ना कहीं क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि काफी सारे रिसोर्सेस हमारे पास भी हैं, ठीक। तो ऐसी बातें क्या हुई बेटा इस G70 वाली मीटिंग में हुई इन देशों के बीच में। कौन से देश थे बेटा? वो डेवलपिंग नेशंस, ठीक बेटा। यहां तक की कहानी मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ये 4.2 नहीं था, ये 4.3 था। यहाँ पे बीच में ये 4.2 वाला पॉइंट वो मैंने आपको कंप्लीट इसी में बातों बातों में करा दिया, ध्यान नहीं दे पाया था, ठीक है। तो आप ज्यादा लोड मत लेना, ठीक है, बिल्कुल भी बेटा, ठीक। अब क्या बात हो रही है, अब बात हो रही है क्या बेटा 4.4 वाले की। तो 4.4 वाले की हेडिंग डाल लो सभी लोग बेटा, मिलेगा क्या, एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। अब देखो ये वर्ल्ड जो है ना, वो कैसे बेटा ग्लोबलाइजेशन होता है यहाँ पे। अब जो वर्ल्ड बेटा कैसे आपस में देखो सारे देश आप कनेक्ट होंगे, इनने अपनी अलग मीटिंग कर ली, उनने अपनी अलग मीटिंग कर ली। अब इनको बेटा क्या करना पड़ेगा, जुड़ना इनको पड़ेगा, ठीक। अब बेटा यहाँ पे बेटा 4.4 है, यहाँ पे आपकी हेडिंग आप बना सकते हो बेटा 4.4 में क्या बेटा, एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ठीक है। क्या बेटा क्या बोलोगे आप यहाँ पे, एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स, एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या बेटा, एंड द बिगिनिंग बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलोगे बेटा आप, है बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये क्या आप यहाँ पे बात करोगे, क्या बात करोगे यहाँ पे, क्या ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, यानी ब्रिटेन वुड्स बेटा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगी बेटा, ग्लोबलाइजेशन की या भैया शुरुआत होगी, भूमंडलीकृत या वैश्वीकरण की क्या हो जाएगी, यहाँ पे अब शुरुआत हो जाएगी। क्या हुआ बेटा 1960 के दौरान या 1960 के समय पे क्या हुआ, एकदम से यहाँ पे क्या हुआ भाई साहब, 1960 के समय पे ये यूएस की जो इकोनॉमी थी वो भाई साहब इसमें क्या आ गया, हलचल आ गई। क्या हुआ, एक यूएस की जो इकोनॉमी थी यानी इसकी जो अर्थव्यवस्था थी, इसमें क्या आने लगा, हलचल, और ये जाने लगी क्या, डाउन। ये क्या होने लगी बेटा, डाउन होने लगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ राइजिंग कॉस्ट ऑफ ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट। क्यों होने लगी, इसका कारण क्या था भाई साहब, क्योंकि ये यूएस ना ज्यादा चतुर बनता है, या अमेरिका, इसने क्या करके रखा था बेटा, वर्ल्ड के हर एक कंट्रियों में क्या करके रखा था, इसने अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा था। तो जिसके चलते जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनमें वो गरीबी भुखमरी से मरती जा रही थी, वहां पे हलचल आ रही थी उनकी अर्थव्यवस्था में, तो इसकी इकोनॉमी पे भी अल्टीमेटली क्या पड़ रहा था बेटा, प्रभाव पड़ रहा था, ठीक। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ ध्यान तो दिया नहीं जा रहा था, तभी तो मजबूरन उन्होंने क्या किया था, G70 वाला अपना ग्रुप बनाया था, ठीक है, उन सबने मिलमिलू के। तो इसकी इकोनॉमी क्या होने लगी, डाउन सी जाने लगी। तो इसने अपने डॉलर को बचाने के लिए, किसने, अमेरिका ने बेटा अपने डॉलर को बचाने के लिए क्या किया बेटा, इसने जो भैया मैंने अभी बताया ना आपको, फिक्स्ड एक्सचेंज जो रेट थी ना इनकी, फिक्स्ड एक्सचेंज जो रेट थी ना, इसको काय में कन्वर्ट कर दिया इनने, फ्लोटिंग, ठीक है, काय में कन्वर्ट कर दिया बेटा, फ्लोटिंग एक्सचेंज, काय में कन्वर्ट कर दिया बेटा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में इसने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इनने बेटा फिक्स नहीं रखा, यानी समय के अनुसार क्या करने लगा, इसको डॉलर की चीजों को चेंज, मतलब डॉलर की जो कीमत थी उसको चेंज करने लगा। गोल्ड के साथ जो इसने अभी तक फिक्स करके रखा था ना कि $35 पर आउंस रहेगा, यानी एक आउंस गोल्ड बदले में $35, नहीं, अब तो भाई समय की स्थितियों, समय के अनुसार ऊपर नीचे डॉलर की कीमतें क्या होती रहेंगी, जाती रहेंगी। तो इसको बोला गया बेटा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इसको बोला गया, ठीक है। फिक्स में एक ही चीज फिक्स थी, ठीक।
तो इसने अपने डॉलर को बचाने के लिए क्या कर दिया, इसने इसमें कन्वर्ट करा दिया, क्या में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में बेटा इसको कन्वर्ट करा दिया। और जितने भी भाई साहब जो डेवलपिंग नेशंस थे, जितने भी क्या थे तुम्हारी डेवलपिंग जो कंट्रीज थी ना तुम्हारी, तो उन कंट्रीज में क्या हुआ, इसने क्या कराया, इसने क्या मतलब वो जो अलग अलग जो जितने भी जो है यूरोप वाली कंट्री थी या फिर तो इनके ऊपर क्या है बेटा, प्रेशर बनाया गया। ठीक है, इनके ऊपर क्या बनाया गया बेटा, प्रेशर बनाया गया। क्या प्रेशर बनाएगा, ये क्या करें क्या प्राइवेट संस्थाओं से, जितने भी तुम्हारी वेस्टर्न कमर्शियल बैंक हैं या प्राइवेट जो बैंक हैं ना, उनके जो इंस्टीट्यूट हैं वेस्टर्न कंट्रीज के, उनसे लोन लें, ना कि किससे लें भाई साहब, इंटरनेशनल उनसे क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशनों से, वर्ल्ड बैंक जैसी जो संस्था है उससे लोन ना लेते हुए प्राइवेट चीजों से क्या करें, प्राइवेट बॉडियों से लोन लें। ऐसे प्रेशर बनाए गए अलग अलग पॉलिटिकल समीकरण बैठा के इन लोगों के ऊपर। तो ऐसे जब समीकरण बैठाए गए ना, तो भाई साहब यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। प्राइवेट बैंकों ने लोन दे के उनकी कमर तोड़ दी किन्हीं कंट्रियों की। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा कमर जो खराब हुई भाई साहब, दो देशों की सबसे ज्यादा स्थिति खराब हो गई थी। एक थी तुम्हारी कौन सी, अफ्रीका, और दूसरी तुम्हारी कौन सी थी, लैटिन अमेरिका। ध्यान रखना बेटा, अमेरिका और लैटिन अमेरिका दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो एक लैटिन अमेरिका की और एक अफ्रीका की क्या हुई बेटा, स्थिति क्या हुई थी, खराब हो गई थी। ठीक, और इनके चलते, इसी सब चीजों के चलते इन लोगों ने क्या बनाया था बेटा, G70 वाला ग्रुप अपना तैयार किया था। तब जाके क्या होगी, धीमे धीमे जो है इनकी स्थिति बनी, और फिर ये कंट्रियां क्या हुई बेटा, आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर इनको मजबूरन चलना पड़ा। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखना। अब आगे चल के क्या हुआ बेटा, और क्या कि MNC जो G70 वाला मैंने भी कंसेप्ट बताया था, G70 ग्रुप आया था, ये हुआ था। तो G70 में क्या बोला कि कोई भी कंट्री अब व्यापार करने के लिए आएगी उसे तो पैसा देगी। ठीक है, तो कंट्री व्यापार करने के लिए कैसे आती है बेटा, MNC या भाई साहब इंटरनेशनल कंपनियों के माध्यम से। ठीक है, तो अब MNC क्या था, प्रभावित कहाँ पे हुई, डेवलपिंग कंट्रीज में। क्यों प्रभावित हुई, क्योंकि उनको चाहिए था क्या भाई साहब, फायदा। तो ध्यान रखना, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भाई साहब MNC क्यों गई, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज कैसे थे, सस्ते थे, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे थे, सस्ते थे, लेबर कैसी थी, सस्ती थी। तो यहाँ पे सस्ती चीजों में उत्पादन हो रहा था, और ये भाई साहब क्या है, डेवलप्ड कंट्रियों में बेच देते थे, तो इनको क्या फायदा हो जाता था। तो MNC भी अपनी यहाँ पे धीमे धीमे फिर इन कंट्रियों में आने लगी। और इन MNC मतलब तुम्हारा क्या, मल्टी नेशनल कंपनी, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है बेटा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ये आने लगी देशों के अंदर, और इनके आने से क्या हुआ बेटा, देश की अर्थव्यवस्था होने लगी अच्छी। तो यहाँ पे बेटा बात होती है यहाँ पे चाइना की। तो चाइना के अंदर बेटा बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्यों भाई साहब आकर्षित हो गई, या क्यों उनकी तरफ बढ़ गई चाइना की तरफ, इसलिए क्योंकि चाइना के पास भाई साहब क्या था, लेबर बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा सस्ती है। ठीक है, तो इसलिए MNC कंपनियां ज्यादातर कहाँ पहुंची, चाइना में, और चाइना की इकोनॉमी क्या करेगी बेटा, काम करेगी, मतलब खूब ऊपर बढ़ गई। तो इसी तरीके से इंडिया के तरफ भी बेटा MNC इसीलिए आकर्षित हुई, क्योंकि सेम कंडीशन कहाँ है, इंडिया के अंदर भी है। इंडिया के अंदर भी जो लेबर है काफी अधिक मात्रा में है और सस्ती है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे इन दोनों देशों में MNC आई और इनकी अर्थव्यवस्था को क्या मिला, बूम मिला। तो आप लोगों को पता होगा कि भारत के अंदर भाई साहब LPG जो लाई थी हमारे यहाँ पे, कब आई थी LPG भाई साहब, 1991 में, जब मनमोहन सिंह क्या थे, हमारे वित्त मंत्री थे। प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा हूं मैं, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे भाई साहब, कौन से, मनमोहन सिंह। ठीक, LPG आई था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इस समय से यहाँ पे MNCओं का यहाँ पे आगमन हुआ था बेटा भारत के अंदर, और तब से बेटा भारत की जो अर्थव्यवस्था थी कैसी हो गई थी, अच्छी होने लगी थी। ठीक है, इसी के साथ आपका यहाँ पे बेटा होता है चैप्टर समाप्त। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पे दार के गुरुजी से, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इंतजार करिए हमारी अगली वीडियो का। अगले नए चैप्टर में मिलते हैं, मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी लोग पढ़े, मुस्कुराते रहें और जुड़े रहें, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।